सो हाई एवरीवन, आई वेलकम यू टू PW's चैनल ऑफ IIT JAM एंड CSIR नेट। आज हमारे उद्गम सीरीज के इस सीक्वेंस में हम लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने बात करी थी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की, और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, हमने उन सभी टॉपिक्स को लिया था और उनके साथ साथ उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, राइट। अगर मैं बात करती हूँ लेक्चर नंबर 1 से अभी तक के सारे लेक्चर्स में, तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे फ्रीक्वेंटली इफ़ यूल सी प्रीवियस ईयर, तो आपको देखने को मिलेगा कि फ्रीक्वेंटली आपके वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। इसलिए इस कंटिन्यूटी में, इस सीक्वेंस में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर अपने इस 5th लेक्चर में अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एंट्रोपी, राइट। एंट्रोपी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इफ़ आई कंसिडर CSIR नेट और गेट एग्जामिनेशन। IIT JAM में भी पूछा जाता है, बट CSIR नेट में तो रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम उन सभी क्वेश्चंस को भी देखेंगे। पहले कंसेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट विल कम टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। गेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप एक ना सिमिलैरिटी यहाँ पे फील करोगे कि जैसे आपसे नेट में, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, राइट, तो जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग से CSIR नेट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको गेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मेट एक फिक्स सा आप नोटिस करोगे कि सिमिलर टाइप से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन सभी सिमिलैरिटीज़ को, उन सभी कंसेप्ट को, क्वेश्चंस को मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ इस लेक्चर को। चलिए शुरू करती हूँ, सुना देखो। तो अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले कि हम लास्ट लेक्चर क्या पढ़ के आए थे, तो हम लोगों ने कंप्लीट किया था क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ माइन, जहाँ पे मैंने आपसे बात की थी इस इक्वेशन की और इससे रिगार्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं CSIR नेट में उनकी, राइट। इसके बाद में अगर मैं लेक्चर को आगे बढ़ाती हूँ आज के लेक्चर में, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंट्रोपी चेंज। अब वो एंट्रोपी चेंज ना बहुत तरीके का हो सकता है, मतलब एंट्रोपी में ही, इफ आई टेक एंट्रोपी ओनली, तो एंट्रोपी में भी आप क्लासिफिकेशंस करके इसको पढ़ते हो कि आपको क्या क्या पढ़ना रहता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार ये क्लासिफिकेशन लेती हूँ, आपसे डिस्कस करती हूँ मैं। चलिए स्टार्ट कर रही हूँ फिर मैं। सुनना देखो, एंट्रोपी में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। एंट्रोपी को आपको ना 3 पाथवे से पढ़ना होता है, बेसिक जो आपके आ रहे हैं 3 पोर्शंस। यहाँ पे मुझे ये नीड नहीं होनी चाहिए कि एंट्रोपी होता क्या है, राइट। ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ आपके वो सेशन चल रहे हैं जहाँ पे आपसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ना, बिल्कुल जहाँ से क्वेश्चंस पूछते ही हैं, वो टॉपिक्स आपसे हम लोग डिस्कस करते हैं और वहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने का हमारे पास में नीड नहीं होती, क्योंकि इतना हम मान के चलते हैं कि आपको चीज़ें पता होंगी। फिर भी इफ़ आई टेक एंट्रोपी क्या है, तो एंट्रोपी हम एक तरीके से देखते हैं, इट्स अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और इट्स अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर्डनेस, कि आपका कोई भी सिस्टम है वो कितना डिसऑर्डर्ड है, आप इस तरीके से एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ गैस को, लिक्विड को या सॉलिड को, तो हम क्या बोलते हैं, सॉलिड से जैसे आप गैस की तरफ मूव करते हैं तो रैंडमनेस या डिसऑर्डर्डनेस यहाँ पे इंक्रीज हो रही होती है, कि मॉलिक्यूल्स इजीली यहाँ पे डिसऑर्डर्ड होते हैं या हो सकते हैं इन द गैसियस फॉर्म, वेयर एज सॉलिड में थोड़ा आपको कॉम्पैक्ट दिखेगा कि यहाँ पे थोड़ा ऑर्डर्ड रहते हैं, तो हम बोलते हैं एंट्रोपी लीस्ट होती है। और इस फॉर्मेट में आगे जाएंगे तो एंट्रोपी आपको इंक्रीज देखने को मिलती है। CSIR नेट में ही आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप देखते हो, तो ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जहाँ पे आपसे ना सिर्फ ये चीज़ पूछी थी कि जैसे सपोज आपने बोला H2O लिक्विड से, फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट मैं नहीं वो बता रही हूँ वो क्वेश्चन क्या था। सपोज करो आपसे बोल रखा है कि H2O लिक्विड से आप H2 गैस की तरफ जा रहे हैं, तो बताइए एंट्रोपी इंक्रीज है या डिक्रीज। ऐसे करके आपको 4 ऑप्शंस दे रखे थे, उन 4 के 4 ऑप्शंस के रिगार्डिंग आपके ऑप्शंस क्रिएटेड थे और आपको ये बताना था कि इनमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या क्या होगा, या चेंज ही नहीं होगी। इंक्रीज को जनरली हम पॉजिटिव साइन से बताते हैं, डिक्रीज को जनरली हम नेगेटिव साइन से बताते हैं, और कुछ भी नहीं चेंज हो रहा होता तो हम उसको 0 से बताते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेती हूँ उसके लिए, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जहाँ मैंने आपसे बात करी है कि लिक्विड से आप गैस में जा रहे हो, तो मैं बोलूँगी एंट्रोपी बढ़ रही है, पॉजिटिव आएगी, राइट, क्योंकि आप लिक्विड से गैस में जा रहे हो। अगर आपका ये फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सपोज करो कि आप, चलो फेस ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड पे भी नहीं यूज़ लेते, वरना आप और उसमें कन्फ्यूजन में जा सकते हो, राइट। अगर सिंपल बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपका ये जो स्टेट है चेंज हो रहा है लिक्विड से गैस में, तो आप इसके लिए क्या बोलोगे कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। आप गैसेस की तरफ जाते हो, गैसेस सब्सटेंसेस की तरफ, तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एक और एग्जाम्पल समझना देखो इसका, अगर सपोज मैंने ऐसे लिया कि हाफ H2 गैशियस प्लस हाफ Cl2 गैशियस, और इससे आपके पास में HCl बन रहा है विच इज़ गैशियस ऑल्सो, राइट। इफ़ यू विल सी, अब यहाँ पे अगर आप देखते हो कि एंट्रोपी का क्या चेंज आएगा, डेल एस में क्या वेरिएशन आएगी, तो कैसे बताएं,
ठीक है। डेल्टा एस का वेरिएशन जो एंट्रोपी चेंज है उसको कैसे बताओगे? तो एंट्रोपी चेंज मैम गैस में जाता तो बढ़ती है, यहाँ तो दोनों तरफ ही गैस है, आप क्या करें? तो हम बोलेंगे मैम आपको अगर एंट्रोपी चेंज चाहिए ना तो ये कैसे आएगा, नंबर ऑफ गैशियस मोल्स देख के कि गैशियस मोल बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या हो रहा है। सो इफ आई सी द रिएक्टेंट साइड तो क्या बोलूंगी, रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, बोलूंगी हाफ एंड हाफ, दैट मीन्स 1 गैशियस मोल है, इतना सही है। और अगर हम प्रोडक्ट साइड में जाते हैं तो आपके पास में भी इधर भी 1 ही गैशियस मोल है। इट मीन्स गैशियस मोल का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो वो तो 0 आता है। इट मीन्स अगर एंट्रोपी के लिए आपको कुछ बोलना पड़ जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो क्या बोलोगे, इंक्रीज हुई है, नहीं, डिक्रीज, नो। तो आप बोलोगे यहाँ पे डेल्टा एस 0 रहेगा। इट मीन्स एंट्रोपी में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर केसेस थे जैसे सॉलिड और लिक्विड का कंपैरिजन, सॉलिड गैस का कंपैरिजन, या गैस गैस का ही कंपैरिजन हो जाए तो आप इस तरीके से आंसर देते हैं। दैट मीन्स आप नंबर ऑफ मोल्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ गैशियस मोल्स को देख के आप आंसर करते हो, ठीक है। चलिए ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। चलिए अब मैं बात करती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आता है वो सुनना। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक्चुअली इस फॉर्मेट में आता है। एंट्रोपी या तो आपको सॉलिड सॉलिड के लिए या लिक्विड लिक्विड की हीटिंग के लिए पढ़नी होती है। किसके लिए, सॉलिड सॉलिड के लिए या लिक्विड लिक्विड के लिए। यही चीज़ें, यही पैटर्न ना हमारे आगे काम में आता है जब हम मिक्सिंग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और सुनना देखो इसके बाद में, या फिर आप ये पढ़ते हो आइडियल गैस के लिए। किसके लिए पढ़ते हो, आइडियल गैस के लिए ये चीज़ें पढ़ते हो, जिसका एक फॉर्मूला जो निकलता है उस पर क्वेश्चंस बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, ये भी मैं आपसे डिस्कस कर रही होंगी अभी। और लास्टली इफ आई टेक तो यहाँ पे एक पोर्शन बना सकती हूँ मैं कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्या बना सकती हूँ, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, कि इस पे भी आपके एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, एंट्रोपी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन से। मिक्सिंग का जो कंसेप्ट है वो आगे आएगा, ठीक है। आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस कह सकती हूँ, वो चीज़ें आगे आएंगी। पहले तो आपको बहुत सिंपली यही चीज़ पढ़नी है कि एंट्रोपी एक्चुअली क्या है। तो एंट्रोपी को अगर लूँ तो मैं आपको 3 तरीके से ये पढ़ाने वाली हूँ। या तो आपने सॉलिड सॉलिड को हीटन अप कर दिया, क्योंकि देखो गैस, सॉलिड और लिक्विड 3 चीज़ें हैं हमारे पास में, सपोज करना। तो सॉलिड और लिक्विड को तो मैंने एक तरफ कर दिया, सिर्फ गैस वाली जो चीज़ है इसको हम अलग से पढ़ लेंगे आइडियल गैसेस के लिए। तो मैंने बोला जो सॉलिड सॉलिड या लिक्विड लिक्विड है, अगर इनमें आपको एंट्रोपी चेंज पढ़ना है तो वो हीटिंग से हो सकता है। कि सपोज मैंने कोई सॉलिड है, वो किसी टेम्परेचर पे था पर्टिकुलर, उसको हीटन अप कर दिया तो ऑब्वियसली इसका एंट्रोपी चेंज आएगा। तो वो इंक्रीज हो रही है या कैसे उसका वेरिएशन आप निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू दैट इंक्रीज टेम्परेचर, तो वहाँ से हमें ये फॉर्मूला जानने को भी मिलेगा, जिसको हम अभी नेक्स्ट में पढ़ने वाले होंगे। सिमिलर गोज विद लिक्विड, कि अगर लिक्विड को आप हीटन अप कर रहे हो, सपोज कि आपके पास में कोई लिक्विड था किसी टेम्परेचर पे, आपने उसको हीटन अप कर दिया, हीटन अप होके वो जो दूसरा टेम्परेचर आया है तब आपके एंट्रोपी चेंज क्या आ रहा है, ये पॉइंट्स, ये फैक्टर्स हम अभी समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं, सुनना अब। इसमें पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल वेरी फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, जो हम बात कर रहे हैं सॉलिड सॉलिड हीटिंग की। किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड सॉलिड हीटिंग की बात कर रहे हैं। लेट सपोज, या लिक्विड लिक्विड हीटिंग, दोनों में ही सेम चलता है। सपोज करो आपके पास में एक्स करके कोई भी आपके पास में सॉलिड या लिक्विड प्रेजेंट है, एक ही चीज़ लेना, इधर लिक्विड या इधर सॉलिड, ठीक है। मैंने बोला सपोज आपके पास में एक्स है, वो लिक्विड है, लेट सपोज कि वो लिक्विड है और उसका टेम्परेचर कुछ 200 केल्विन है, ठीक है। इससे आपने उसको हीटन अप कर दिया, ये कुछ नेक्स्ट एक्स में गया, जो भी लिक्विड है, और इसका टेम्परेचर मैंने ले लिया कि 400 केल्विन हो गया, ठीक है। हीटन अप करके 400 600 कुछ भी कि इंक्रीज हो गया। अब इस इंक्रीज को हम जानना चाहते हैं कि ये कितना इंक्रीज जो हुआ है, इससे एंट्रोपी चेंज, अगर मैं बात करूँ डेल्टा एस का, कि डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा आफ्टर दिस हीटिंग, तो हमें ये जानना है। किसी भी लिक्विड में या किसी भी सॉलिड में आप और किसी तरीके से एंट्रोपी नहीं पढ़ सकते। अगर आपको एंट्रोपी चेंज जानना है तो आप हीटिंग से ही वो चीज़ देख सकते हो। एक और चीज़ समझना, जो हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं उसमें हम चेंज में इंटरेस्टेड होते हैं। कहीं भी यहाँ पे मैं एस की बात नहीं कर रही हूँगी, इसको मैंने पहले भी आपको मेरी क्लासेस में बताया हुआ है कि इसे आप एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हो, और एब्सोल्यूट वैल्यू आप स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में निकालते हो। अगर आपने स्टैटिस्टिकल पढ़ी होगी फॉर CSIR नेट तो आपने ये चीज़ देखी होगी, वहाँ पे फॉर्मूले क्रिएट होते हैं पूरे R की फॉर्म में, ठीक है, W की फॉर्मेट में एंड सो ऑन। वहाँ पे इंटरनल एनर्जी की फॉर्मेट में भी ये S का आपको पूरा फॉर्मूला मिलेगा। तो वो जो फॉर्मूले क्रिएट होते हैं वो एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू के होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अभी जो आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो एक्चुअली वो आप डेल्टा एस पढ़ते हो, ना कि एस, ठीक है। ये चीज़ नहीं पढ़ते, ये आप पढ़ते हो स्टैटिस्टिकल में, ठीक है। यहाँ पे हम चेंज निकालते हैं कि इस कंडीशन से सपोज इस कंडीशन में गए हैं तो कितना एंट्रोपी में चेंज हुआ है, इस चेंज को हम इंटरेस्टेड होते हैं जानने में। आप सुना देखो, अगर इसको आगे बढ़ाऊँ, बात करूँ कि डेल्टा एस निकालेंगे कैसे, तो वो सुनना।
जब आप एंट्रोपी का इंट्रोडक्शन देखते हो ना कि एंट्रोपी आई कहाँ से है, तो वो एक ही चीज़ होती है, सिर्फ एक ही बात पता होती है आपको कि वो आता है डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी से, राइट। ये आप जानते हो कि बस इतने फॉर्मेट से आपको ये चीज़ पता होती है कि बस यहाँ से आप लिख पाते हो कि एंट्रोपी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है और उसका ये फॉर्मूला होता है, राइट। आगे सुनना, देखो अगर इसी चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ाऊँ तो एक बात बोल सकती हूँ कि जब मैं हीटिंग की बात कर रही हूँ तो हीट कैपेसिटी एक्शन में आएगी, राइट। हीट कैपेसिटीज हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, जिसको भी दो फॉर्मेट में पढ़ते हैं, या तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको आप सीवी कहते हैं, या एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको आप सीपी कहते हैं। तो मैंने बोला हीट कैपेसिटी भी दो तरीके की हो गई, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब सुनना, देखो मैं बोल रही हूँ इसका भी फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो वो कुछ ऐसा आता है कि हीट कैपेसिटी को आप लिखते हो डी क्यू बाई डी टी, राइट। इस तरीके से पढ़ते हो, मतलब हीट कैपेसिटी इसको हम डिफाइन करते थे कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है अगर, तो कितनी आपको हीट रिक्वायर्ड होगी, यही उसकी हीट कैपेसिटी होती है, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ से मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ आपको कि इस डी क्यू की वैल्यू निकाल सकती हूँ, और अगर मैं इसको, ये तो मैंने नॉर्मल हीट कैपेसिटी लिखा है, अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी लिखूंगी, इट मीन्स अगर मैं मोल्स को इन्वॉल्व कर लूंगी तो वो भी चीज़ मैं लिख सकती हूँ। यहाँ पे फिर एक बात आ जाती है, उसको आप लिखते हैं एन सी वी मोलर, ऐसे लिखते हैं। हम दो चीज़ें पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी में, एक होती है आपके पास में मोलर हीट कैपेसिटी, एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो मोल्स की टर्म्स में होती है, और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो मास की टर्म्स में होती है, ग्राम्स में होती है, राइट। अब सुनना, देखो इसके बाद यहाँ पे मैंने बोला इसे आप लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी, और मुझे ना इस डी क्यू की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से बताओ क्या लिख पाऊंगी, इसे लिख सकती हूँ डी क्यू को, इस डी टी को इधर भेज दूँ, तो यहाँ से एन सी वी मोलर डी टी इज इक्वल्स टू डी क्यू लिख दूँ। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये जो डी क्यू आया है ना, इस डी क्यू को जाके मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, इस डी क्यू की वैल्यू जो पर्टिकुलर मुझे मिली है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं यहाँ पे जाके पुट कर सकती हूँ, ठीक है। फर्दर मैं यही करने वाली हूँ, आगे देखना है इसको नेक्स्ट में। तो यहाँ से एक बात बोल सकती हूँ मैं, सुनना देखो, कि यहाँ पे चल रहा है डी एस इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, राइट। और डी क्यू की जगह अभी मैंने पीछे देखा है कि मैं कुछ लिख सकती हूँ, डी क्यू की जगह पे मैं एन सी वी डी टी लिख सकती हूँ। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगी एन सी वी डी टी, और अपॉन में क्या चल रहा है, टी चल रहा है, बताइए लिख सकती हूँ इस तरीके से, एकदम ठीक है। चलिए आगे सुनिएगा, देखिए यहाँ मैंने टी लिखा है, इसे भी आप टी कर लेना यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी आप टी कर लेना इसे। अब सुनो, देखो नेक्स्ट में इतना लिख सकते हैं हम पोर्शन, ये चल रहा है आपका डी एस। अगर मुझे बात करनी है चेंज इन एंट्रोपी की, तो मुझे चाहिए चेंज किसी दो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, जैसे अभी इस फर्दर आपके पर्टिकुलर एग्जांपल में 200 केल्विन से आप 400 केल्विन पे जा रहे थे, टेम्परेचर वेरिएशन आप देख रहे थे, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है, ये जो दो टेम्परेचर्स हैं, तो मुझे रिस्पेक्टिव एंट्रोपी में भी चेंज चाहिए। तो मैंने बोला यहाँ से फिर मुझे क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन करना चाहिए फॉर बेटर अप्रोच। तो मैं एक बात बोल सकती हूँ, आप दोनों तरफ यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो कि फ्रॉम T1 टू T2, बताओ कर सकते हो ना इस तरीके से। और आपको एक बात और पता होती है कि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एंट्रोपी आपकी स्टेट फंक्शन होती है, और स्टेट फंक्शंस का अगर इस तरीके से इंटीग्रेशन लिया जाता है तो वो डेल्टा एस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब इसको आप S2 माइनस S1 करके लिख सकते हो। जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं, सारे स्टेट फंक्शंस को, फॉर एग्जांपल आपके इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है तो उसको आप U2 माइनस U1 करके लिखते हैं। इसी तरीके से अगर ये आपके पास में स्टेट फंक्शन है तो इसको S2 माइनस S1 डेल S2 माइनस डेल S1 करके लिख सकते हैं, मीन्स चेंज इसका निकाल सकते हैं इस तरीके से, राइट। अब सुनना, देखो यहाँ से एक बात बोलूँगी, ये आपका कन्वर्ट हुआ डेल एस में। इसके बाद में अगर मुझे यहाँ से लिखना है, मैं लिखूंगी एन सी वी, यहाँ से बोलूँगी एल एन T2 अपॉन में T1, इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हूँ। बताइए भाई, ये मेरे पास में निकल के आया डेल एस का फॉर्मूला। ये कब के लिए है, तो ये तब के लिए है जब आप हीट कर रहे हो, तो यहाँ लिखूंगी हीटिंग ऑफ सॉलिड और लिक्विड। जब आप सॉलिड या लिक्विड को हीटन अप करते हैं तो एंट्रोपी में क्या वेरिएशन आती है, एंट्रोपी में क्या चेंज आता है, आप इस तरीके से उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि कोई भी रेस्पेक्टिव, सपोज आपके पास में सॉलिड प्रेजेंट है, उसका आपको सीवी दे रखा होगा, सीवी मोलर लिखना है इसे, आपको वो दे रखा होगा। टेम्परेचर आप कहाँ से कहाँ को गए हो वो भी दे रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस एग्जाम्पल पर्टिकुलर में लूँ मैं, तो आपको 200 केल्विन से बोल रखा है 400 केल्विन, तो आप आराम से जा सकते हो यहाँ से
इसे लिख सकते हो कि 200 केल्विन टू 400 केल्विन ऊपर आ जाएगा कि आप कौन से टेम्परेचर से कहाँ तक गए हो, राइट। इस तरीके से आप ये चीज़ लिख सकते हो। मतलब ये फॉर्मूला लिक्विड हीटिंग के लिए भी वैलिड है, ये सॉलिड हीटिंग के लिए भी वैलिड है। बताइए हो जाएगा ना इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ती हूँ और नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपकी सेकेंड कैटेगरी की, जो मैंने यहाँ पे फ्रेम की थी। सेकेंड मैंने फ्रेम किया था आइडियल गैसेस के लिए, राइट। किसके लिए? आइडियल गैसेस के लिए फ्रेम किया था। अब सुनना, इसके बाद में अगर आपके पास में आइडियल गैस है तो इसका छोटा सा एक डेरिवेशन होता है, जैसे अभी हमने पीछे किया है उसी तरीके से। आइडियल गैस के लिए मैं एक बात बोल सकती हूँ कि जहाँ मैंने ds लिखा था, dq रिवर्सिबल बाय t, इस तरीके से लिखा था ना। आप समझना, देखो इसके बाद में फ्रॉम फर्स्ट लॉ आप लिख सकते हो एक बात कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ से ना हम एक बार जानते होते हैं। सुनना देखो क्या है वो, सुनना देखो। हम एक बात पता है कि du इक्वल्स टू डी क्यू प्लस में डी डब्ल्यू होता है, राइट। अब देखना यहाँ से एक बात बोल सकते हैं कि du माइनस में डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी क्यू होता है, राइट। इसे du माइनस ऑफ, इसे क्या लिख सकती हूँ, माइनस का पी डी वी इक्वल्स टू डी क्यू होता है। तो यहाँ से du यहाँ पे माइनस प्लस पी डी वी इक्वल्स टू डी क्यू लिख सकती हूँ। मैंने कहा ये आपके पास में जनरेटेड, मैंने कर लिया फॉर्मूला फॉर दिस डी क्यू। बताइए इस डी क्यू के पर्टिकुलर वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँ, इस पर्टिकुलर इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, इस डी क्यू की वैल्यू को। अब मैं कुछ नहीं करूँगी, नेक्स्ट में जाके इस डी क्यू का जो मैं फॉर्मूला लेके आई हूँ इसको यहाँ पे जाके मैं पुट कर दूँगी और रेस्पेक्टिव डेरिवेशंस को हम आगे बढ़ा रहे होंगे। सुना देखो कैसे, एक बात लिखती हूँ। उसके बाद मैंने बोला यहाँ से, मैंने बोला ds इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी लिख रहे हैं हम, बिल्कुल ठीक है। और डी क्यू को अभी मैंने पीछे कुछ लिखा है कि डी यू प्लस में पी डी वी अपॉन में टी, मतलब इतना पोर्शन, मैं ये वाला पोर्शन पीछे से अभी लिख के लेके आई हूँ, राइट। अब सुनना देखो आगे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग होता है, बस आप स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाओ, ठीक है। इसके बाद में सुनना, एक बात बोली जा सकती है कि जो डी यू होता है, डी यू उसको हम लिखते हैं एन सी वी मोलर डी टी। बताइए लिख सकती हूँ इस तरीके से, इस डी यू की जगह में मैं एन सी वी मोलर डी टी लिख सकती हूँ, प्लस में पी डी वी तो है ही और अपॉन में ये टी चल रहा है, एकदम ठीक है। इस टी को आप दोनों साइड में वेरिएशन कर सकते हो, मतलब दोनों साइड में डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ से समझना देखो, इसके बाद में अगर मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूँ तो एन सी वी मोलर डी टी बाई टी आ सकता है और प्लस में ये पी डी वी अपॉन में टी आ सकता है, कर सकते हैं इस तरीके से। और अब हमें पता है अगर ये आप आइडियल गैस के लिए लिख रहे हो, अगर ये आइडियल गैस के लिए जा रहा है तो आइडियल गैस के लिए हमें पता है पी वी इक्वल्स टू तो क्या होता है एन आर टी, इस पी की जगह मैं लिख सकती हूँ, राइट। तो सुनना देखो, नेक्स्ट में यहाँ से बोलूँगी एन सी वी मोलर एल एन टी टू बाई टी वन। अगर इंटीग्रेशन वगैरह आप यहाँ से कर दोगे इसका फर्दर तो लिख सकते हो इस तरीके से। और ये डी एस चल रहा है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे डेल्टा एस आ जाएगा। प्लस में समझना देखो आगे, इस p को सपोज मैंने लिखा एन आर टी अपॉन वी, तो t से t तो कैंसिल, क्या बचा एन आर अपॉन वी। एन आर अपॉन वी का आप इंटीग्रेशन करोगे तो एन आर एल एन वी टू बाई वी वन लिख सकती हूँ क्या? बताइए भाई, लिख सकती हूँ ना इस तरीके से। एक स्टेप मैंने यहाँ पे फटाफट से हटा के एक स्टेप कम करके डायरेक्ट ये चीज़ लिख दी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि ये चीज़ मैंने कैसे लिखी है। बोलिए, समझ गए होंगे आई होप, ठीक है, कि ये स्टेप मैंने किस तरीके से लिखा है, राइट। ये हो गया आपका डेल्टा एस। मैंने डेल्टा एस का फॉर्मूला निकाल लिया फॉर आइडियल गैस, दैट इज यहाँ पे मैंने निकाला कि एन सी वी मोलर एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ये आपका फॉर्मूला निकलता है किसके लिए? ये आपका फॉर्मूला निकलता है आइडियल गैसेस के लिए, एंट्रोपी चेंज। बोलिए भाई, अभी ना यहाँ पे मैं डेरिवेशन में इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। मैं मोर एंड मोर इंटरेस्टेड हूँ टू टेक द क्वेश्चंस एंड टू गेट यू द अप्रोच, की अप्रोच आपको क्वेश्चंस में किस तरीके से लगानी होती है। या यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला भी अगर मैं लिख दूंगी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे हम क्वेश्चंस को डील करना देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस आए कैसे हैं, ना कि डेरिवेशंस को, ठीक है। क्योंकि डेरिवेशंस आपसे कोई नहीं पूछने वाला, फिर भी जितनी नीडेड है वो डेरिवेशंस में लेके चल रही हूँ यहाँ पे, और इस तरीके से मैंने पूरा ड्राइव करके ये फॉर्मूला निकाला। अब सुनना देखो इसको नेक्स्ट में, एक बात बोल सकती हूँ मैं कि डेल्टा एस का जो फॉर्मूला आया है वो निकल के आया एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस में एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, राइट। ये फॉर्मूला निकल के आया है। ये किसकी टर्म्स में आया है? तो आप बोलोगे ये फॉर्मूला निकल के आया है सीवी की टर्म्स में। ये किस में आया है? सीवी की टर्म्स में। अगर मुझे ये, और सीवी और वॉल्यूम की टर्म्स में आया है। अगर मैं आपसे एक बात बोलती हूँ, मुझे फॉर्मूला चाहिए प्रेशर्स की टर्म्स में, किसमें चाहिए? प्रेशर्स के टर्म्स में। अगर मुझे फॉर्मूला चाहिए प्रेशर में चाहिए, तो क्या ये आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कैसे? क्योंकि हमें पता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है,
राइट। V को क्या लिख सकते हो आप, nRT/P लिख सकते हो ना। तो यहाँ से जो V2 है उसको nRT/P2 लिख सकती हूँ, जो V1 है उसको nRT/P1 लिख सकती हूँ, बाकी रेस्ट चीजें कैंसिल हो जाएंगी। फॉर्मूला किस में निकल के आ जाएगा, प्रेशर में निकल के आ जाएगा, राइट। अब ये चल रहा था CV में, जो मैं प्रेशर इन्वॉल्व करूंगी तो मैं CP लिख सकती हूँ, राइट। मैंने ये चीज लिखी, यहाँ पे प्लस लगाया, nR/ln P1/P2। बताइए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे इस V2 की जगह, V2 वॉल्यूम की जगह लिखना nRT/P2 और इसकी जगह लिखना nRT/P1। रेस्ट चीज़ें कैंसिल होके ऊपर बचेगा P1, नीचे बचेगा P2, इस तरीके से, राइट। चलिए, तो मैंने बोला यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने किस में डिफाइन कर दिया, ऐसे कि मैंने डिफाइन कर दिया प्रेशर्स के टर्म्स में। लेकिन मैम हमको जो मोस्टली याद रहता है ना, वो याद रहता है 2/1, ठीक है। हम 1/2 को तो इतना याद रख पाए ना रख पाए, लेकिन हम 2/1 को बेटर याद रख पाते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम वेरिएशन ले आते हैं इसमें, इसको ऐसे लिख देते हैं कि NCP। ये भूलना मत कि यहाँ मैंने CP लिखा है, पहले CV था, राइट। और यहाँ लिखा माइनस का nR/ln P2/P1। ये मैंने इसको P2/P1 में कन्वर्ट कर लिया। ये हो गया आपका डेल्टा S। बोलिए भाई, क्लियर है क्या सभी को? ये चीज़ मैंने क्रिएट कर ली, किसके लिए? ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हुआ डेल्टा S का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ये आपका फॉर्मूला क्रिएटेड था डेल्टा S का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। बोलिए, क्लियर है? इस पे इतनी बार आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इतनी बार पूछे गए हैं आइडियल गैस के लिए, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई प्रीवियस ईयर में, जहाँ पे आपको टेम्परेचर बता देते हैं कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पे, आपको प्रेशर बता देते हैं या फिर आपको वॉल्यूम भी बता सकते हैं। तो मैंने तो दोनों ही चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली कि जब आपके पास में टेम्परेचर और वॉल्यूम हो, जब आपके पास में टेम्परेचर या प्रेशर हो। बोलिए, क्लियर है ना ये चीज़? चलिए, ये कुछ चीज़ें हैं, सॉर्ट ऑफ आपकी क्विक क्लास है, एक वन शॉट है, जहां पे आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख के जल्दी जल्दी ओवर कर सकते हो, या फिर पढ़े हुए हैं तो रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ती हूँ, अब समझना। देखो नेक्स्ट में, इतना पोर्शन खत्म करने के बाद हम नेक्स्ट में बात करते हैं अब आपसे कि और क्या हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं, अगर मैं आइडियल गैसेस में आ ही गई हूँ तो ये जो भी ड्राइव किया था एक जनरल सा फॉर्मूला था, ये प्रोसेस से बिल्कुल फ्री था, ये प्रोसेस से इंडिपेंडेंट था। अब अगर इसी फॉर्मूले में प्रोसेस लगा दूँ, अगर मैं अलग अलग प्रोसेस लगा के इसी फॉर्मूले में बात करती हूँ तो देखना कैसे चीज़ें निकलेंगी। सुनना, देखो, अगर मैंने बोला डेल्टा S का फॉर्मूला क्या निकल के आया, तो आप बोलोगे NCV/ln T2/T1 निकल के आया है, प्लस में nR/ln V2/V1 निकल के आया है। ये दिस इज योर जनरल फॉर्मूला, ये आपका बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है विच इज इंडिपेंडेंट टू द प्रोसेस अप्लाइड। अभी तक हमने कोई प्रोसेस नहीं लगाया है, राइट। अगर मैं यहाँ से पहला प्रोसेस लगाने लग जाऊँ, फर्स्टली मैंने बोला कि मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात कर रही हूँ तो क्या होगा, ठीक है, पढ़ा होगा ये आपने आई गेस। और अगर यहाँ से मैं बात करती हूँ आइसोकोरिक प्रोसेस पे बात कर रही हूँ तो क्या होगा। मैंने आपसे दो प्रोसेस लिए क्योंकि दोनों ही यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो आप रिलेट कर पाओगे, नहीं भी पढ़ा तो भी आप रिलेट कर पाओगे। एक बार फॉर्मूले को देखो, आप एक बार रिलेट कर पाओगे कि मैम इसमें टेम्परेचर है तो आइसोथर्मल कंडीशन आ सकती है, इसमें वॉल्यूम है तो आइसोकोरिक कंडीशन आ सकती है। एकदम ठीक है। अब सुनना, देखो इसको नेक्स्ट में, अगर आइसोथर्मल कंडीशन आएगी तो मैंने बोला यहाँ पे ना टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स T1 जो होगा वो T2 के बराबर होगा। इसका मतलब मैम इसमें तो कोई वेरिएशन ही नहीं आएगी, ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई। फिर मैंने बोला बिल्कुल ये टर्म कैंसिल हो जाती है। क्या बचा? तो लिखोगे डेल्टा S सिर्फ यहाँ पे बचता है nR/ln V2/V1। बोलिए भाई, सिर्फ ये कंडीशन आ जाती है, ये फॉर्मूला आ जाता है। तो आप ना अलग से कोई फॉर्मूला याद मत रखना, ऐसे तो आपके पास में बल्क क्रिएट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ जाएंगी। सिर्फ आप इसको याद रखो, सिर्फ आप एक फॉर्मूला याद रखो। कौन सा वाला? जनरल वाला। आप जनरल याद रखो, कंडीशंस इसी पे अपने आप लगा दिया करो। जैसे सपोज आपको ये याद है, कोई आइसोथर्मल बोलता है तो इसी पे कंडीशन लगाओ कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट, तो ये टर्म हट गई, सिर्फ वॉल्यूम वाली टर्म बच गई। तो ऐसे अलग से इसे याद नहीं करना, इसी में कंडीशंस लगानी है बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रही हूँ मैं, यहाँ से बात करती हूँ कि अगर आपको ये चाहिए प्रेशर के टर्म्स में, तो आइसोथर्मल मैंने आपको प्रोसेस पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 उद्गम सीरीज के सीक्वेंस में, मैंने आपसे डिस्कस किया था। जहां पे मैंने आपको प्रोसेस जब पढ़ाया था ना, तो एक बात बोली थी कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस आप पढ़ते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे एक बात आती है कि P1V1 = P2V2। याद करो भाई, आती है ना ये बात। और ये कहाँ से आई थी? तो ये यहाँ से आई थी कि PV आपका nRT के बराबर होता है, N कॉन्स्टेंट क्लोज सिस्टम, R कांस्टेंट गैस कांस्टेंट होता ही है, T भी कांस्टेंट क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ओवरऑल में सारी की सारी एंटिटी कांस्टेंट हो जाती है। और PV = कांस्टेंट मैं बोल सकती हूँ। जब ऐसा बोलूंगी तो P1V1 को मैं P2V2 के बराबर लिख सकती हूँ। बताइए, ये चीज़ बताई थी मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताई थी, राइट। अब सुनना, देखो
अगर ये चीज़ बोल सकती हूँ तो मैं इसको कन्वर्ट भी कर सकती हूँ, यहाँ से बोलूँगी डेल्टा एस विल बी इक्वल्स टू एन आर एल एन P1 बाय P2। बताइए, कभी आपको प्रेशर्स में दे रखा हो तो आप डेल्टा एस का आइसोथर्मल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो भाई। आपसे क्वेश्चंस आते हैं भाई यहाँ से, इसलिए आपको डेफिनेटली इन चीज़ों को ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रही हूँ मैं, सुनना देखो नेक्स्ट। अगर बात करती हूँ आपसे नेक्स्ट में आइसोकोरिक प्रोसेस की, कि आइसोकोरिक में क्या रहेगा, तो आपको जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है वही चीज़ है कि आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम यहाँ से रहेगी आपके पास में कांस्टेंट। जैसे ही वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म हट गई, सिर्फ क्या बचेगा, डेल एस डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी वी मोलर एल एन T2 बाई T1। बोलिए भाई, सिर्फ ये पोर्शन बचेगा। ये हमारे पास में फॉर्मूला रेडी हो जाता है किसके लिए, डेल्टा एस के लिए, जब आपके पास में क्या हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, दैट मीन्स आइसोकोरिक प्रोसेस हो। जबकि पास आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, ये टर्म डेफिनेटली हट जाएगी, सिर्फ बचेगा NCV मोलर ln T2 बाई T1, जिसको आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आप आराम से कैपेबल हो टू आंसर एनी ऑफ सच क्वेश्चन। आपसे अगर आइसोथर्मल पूछता है तो भी आप कर पा रहे हो, आइसोकोरिक पूछता है तो भी आप कर पा रहे हो। अब ना इनमें भी आगे बातें होती हैं, सुनना देखो। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने ले लिया तो इसके बाद में बात आती है रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, ठीक है। इसके बारे में और चीज़ें आती हैं कि आप डेल्टा सिस्टम का पूछ रहे हो, सराउंडिंग का पूछ रहे हो, या यूनिवर्स का पूछ रहे हो। तो सुनना देखो, यही सारी बातें मैं नेक्स्ट में करती हूँ। सुनना, एक एक स्टेप से आप सारी चीज़ें सीखते चले जा रहे हो। जैसे एक बात मैंने बोली है, इसको लिखना मत, मतलब नोट मत करना। अगर मैंने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसकी भी दो कैटेगरीज बनी, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ठीक है। इनमें भी फिर से एक क्वेश्चन आया कि मैम डेल्टा एस सिस्टम पूछ रहे हो आप, डेल्टा एस सराउंडिंग पूछ रहे हो, ठीक है, या फिर आप डेल्टा एस यूनिवर्स पूछ रहे हो, मैम क्या पूछ रहे हो, राइट। तो इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चंस आते हैं जहां पे कभी आपसे डेल्टा एस सिस्टम पूछा जाता है, कभी सराउंडिंग पूछा जाता है, और यूनिवर्स के लिए तो सोचना ही नहीं है, दोनों को ऐड कर दूंगी तो यूनिवर्स ही तो आएगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग कर दूंगी तो यूनिवर्स ही तो आएगा। तो इस तरीके से मैंने बोला कि अगर आप सिस्टम को और सराउंडिंग को ऐड कर देते हो तो आपके पास में यूनिवर्स निकल के आता है। बोलिए भाई, क्लियर है इतनी चीज़, आप समझना। इसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ, ठीक है। आगे बढ़ा के हम एडिंग लिखते हैं एक बार, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इस आइसोथर्मल प्रोसेस की यहाँ पे मैं दो कैटेगरीज बना रही हूँ। सुना देखो, यहाँ पे हम दो कैटेगरीज लेते हैं इसकी, ठीक है। पहली कैटेगरी लो रिवर्सिबल और दूसरी कैटेगरी लो आप इरिवर्सिबल। दूसरी कैटेगरी कौन सी लेनी है, इरिवर्सिबल, ठीक है। सुनना देखो, इसको ओवर करते हैं जल्दी से। मैंने बोला अगर आप बात कर रहे हो रिवर्सिबल की तो एक बात क्लियर होती है रिवर्सिबल में कि जो आपके पास में डेल्टा एस सिस्टम रहता है वही आपका डेल्टा एस सराउंडिंग रहता है, बट विद नेगेटिव साइन, राइट। ये चीज़ आप बोल सकते हो किसके लिए, ये चीज़ मैंने निकाली, डेल एस सिस्टम डेल एस सराउंडिंग के इक्वल रहता है बट विद नेगेटिव साइन। ये आपकी बात हो गई रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की, कि आइसोथर्मल प्रोसेस को अगर मैं रिवर्सिबल में लेती हूँ तो एक बात लिखूंगी कि डेल एस सिस्टम विल बी इक्वल्स टू डेल एस सराउंडिंग बट विद नेगेटिव साइन। ये मेरा हुआ फर्स्ट नंबर का पॉइंट। आगे सुनना देखो, इसके बाद की बात सुनना, ठीक है। ये तो हुई सिस्टम की बात, ये हुई सराउंडिंग की बात, बट मैम वैल्यू क्या होती है। तो अगर मैं वैल्यू लिखूंगी तो एक बात समझना, जो आप अभी फॉर्मूले से निकाल के लेके आए हो ना, जैसे आपने सपोज डेल्टा एस सिस्टम निकाला है, तो डेल्टा सिस्टम निकलता कैसे है, वो तो डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी से निकलता है, राइट। वो किससे निकलता है, डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी से निकलता है। और एक बात बताओ, डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी से ही तो आपने फॉर्मूला जनरेट किया है। सुनना भाई, यहाँ पे देखना, ये जो आप फॉर्मूला अल्टीमेटली निकाल के लेके आए थे, ये डेल्टा एस का फॉर्मूला आपने निकाला, ये कहाँ से आया है। तो हमने बोला अगर इसकी डेप्थ में पीछे जाओगे ना तो ये डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी से ही आए हैं, राइट। तो मैंने बोला इट मीन्स ये जो डेल्टा सिस्टम निकलता है ना, ये किसका निकलता है, ये आपके पास में सिस्टम का निकलता है। तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला आपको मिलता है दैट मीन्स डेल्टा एस आपके पास में जो सिस्टम मिल रहा है ना, जो फॉर्मूला आपको मिला था NCV मोलर ln T2 बाई T1 प्लस में NRln V2 बाई V1, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा था ये एक्चुअली आपने डेल्टा सिस्टम के लिए लिखा था। अब सुनना एक और बात, अगर ये आइसोथर्मल है तो वैसे ही ये चीज़ जीरो है, तो इसको हटा ही दूँ मैं, तो क्या लिख दूंगी यहाँ पे, सिंपल मैं लिखूंगी कि NRln
V2/V1, ये जो फॉर्मूला आप बोल पा रहे हो, जो आप पूरा ड्राइव करके लेके आए हो अभी, एक्चुअली ये जो निकल के आया ये किसके लिए आता है, तो हमने कहा ये सिस्टम के लिए आता है, ठीक है। अगर सराउंडिंग पूछ लिया तो बोला सराउंडिंग की भी यही वैल्यू रहेगी बट विद नेगेटिव साइन। तो एक बात लिख दूंगी यहाँ पे कि डेल्टा एस, यहाँ पे अगर मेरे को सराउंडिंग चाहिए, सराउंडिंग, तो लिखूंगी यही वैल्यू, दैट मीन्स माइनस का NR ln V2/V1, ये इसका आंसर रहेगा। और कोई यूनिवर्स पूछ ले तो यूनिवर्स आता है सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड ऑन करने से, दोनों को ऐड करने से आपको यूनिवर्स की एंट्रोपी मिलती है। तो अगर दोनों को ऐड करते हो तो सिंपली आपको दिख रहा है कि वो तो जीरो होने वाला है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन, मैग्नीट्यूड वो वही है जो इसका है बट विद नेगेटिव साइन। इट मीन्स अगर कोई मेरे से इन दोनों को मिला के डेल्टा एस यूनिवर्स पूछ लेगा ना, यूनिवर्स की एंट्रोपी, तो हम लिखेंगे वो फिर जीरो होने वाली है। क्या होने वाली है? जीरो होने वाली है। बताइए भाई, कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ मैं, बात सुनना मेरी दूसरी। मैंने बोला अगर आप इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात करोगे तो क्या बोलोगे? अगर आप इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात करते हो तो क्या बोलोगे, वो सुनना। देखो एक बात लेती हूँ, अगर हम बात कर रहे हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की, इसमें भी जो आपको डेल्टा एस सिस्टम निकालना है ना, डेल्टा एस सिस्टम, वो एक्चुअली DQ रिवर्सिबल बाय T से ही आएगा। इधर भी जो आपका सिस्टम की एंट्रोपी चेंज निकल रही है वो एक्चुअली आपका DQ रिवर्सिबल बाय T से ही आएगा, राइट। तो एक बात लिख सकती हूँ, इट मीन्स ये जो फॉर्मूला यहाँ आया था डेल्टा सिस्टम का, वही यहाँ आएगा। तो यहाँ पे एक बात बोलती हूँ, NR ln V2/V1 ही इसका फॉर्मूला इधर रहेगा। कहाँ पे? बोला इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी अगर आप डेल्टा सिस्टम निकालेंगे तो वही चीज रहेगी। वेरिएशन कहाँ आएगी कि जब आप डेल्टा एस सराउंडिंग निकालने जाओगे ना, सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज, तो वो एक्चुअली DQ इरिवर्सिबल बाय T से आएगा। किससे आएगा? DQ इरिवर्सिबल बाय T से वो वैल्यू आ रही होगी। इसके बाद में अगर कोई मेरे से यूनिवर्स की एंट्रोपी पूछता है कि डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आएगा, तो मैं बोलूँगी वो कुछ ग्रेटर देन जीरो आने वाला है, ठीक है। वो डेल्टा यूनिवर्स इन दोनों को ऐड ऑन करने से आएगा, इन दोनों को प्लस करने से आएगा। बोला कुछ ना कुछ जो वैल्यू आ रही होगी, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो कुछ वैल्यू मुझे ग्रेटर देन जीरो मिल रही होगी। बताइए ये काम कब किया मैंने? ये मैंने किया इरिवर्सिबल के लिए। कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ सराउंडिंग में चेंज हुआ, सिस्टम वही था, सराउंडिंग में चेंज हुआ और इन दोनों को ऐड करने से मैंने यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज इस तरीके से लिख दी। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। मैंने ये क्या क्या यहाँ पे बातें बोली हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रही मैं, सिर्फ मैं डायरेक्ट ये चीज़ें लिख के आपको बता रही हूँ कि अगर कुछ ऐसा आता है तो आपको ये चीज़ें अप्लाई करके उसको सॉल्व करना होता है, राइट। देखिएगा नेक्स्ट लेती हूँ, अगर मैं बात करती हूँ आगे जाके एडियाबेटिक प्रोसेस की, किसकी बात करती हूँ? एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करती हूँ। तो उसके लिए सुनना, देखो क्या चीज़ें रहती हैं, सुना देखो। तो इसके बाद में अगर मैं यहाँ से लेती हूँ एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इसको भी हम दो पार्ट्स में देख सकते हैं, इधर रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल। इसको भी हम दो फॉर्मेट में समझ सकते हैं। सुनना आप, देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। पहली अगर मैं बात करती हूँ रिवर्सिबल में और बोलती हूँ डेल्टा एस सिस्टम का क्या होगा, तो इसमें एक बात समझना, डेल्टा एस सिस्टम कैसे आया? DQ रिवर्सिबल बाय T से आया। तो मैंने बोला डेल्टा एस सिस्टम हुआ, डेल्टा एस सराउंडिंग हुआ, दोनों के दोनों ही आपके एडियाबेटिक रिवर्सिबल में कैसे रहते हैं? जीरो रहते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एस सिस्टम भी जीरो बोल सकते हो, डेल्टा एस सराउंडिंग जो आप ले रहे हो उसको भी जीरो बोल सकते हो, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। और यहाँ पे डेल्टा एस यूनिवर्स जो आप निकालोगे ना, तो वो एक्चुअली सिस्टम और सराउंडिंग के एड ऑन होने से आया, तो वो भी अल्टीमेटली कैसा आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो चाहे सिस्टम हो, चाहे सराउंडिंग हो, चाहे यूनिवर्स हो, सारे के सारे कैसे जाते हैं? एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में जीरो जाते हैं। आगे समझना देखो इसके बाद में। अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो इसमें बात सुनना, जब आप डेल्टा एस सिस्टम को देखते हो, डेल्टा एस सिस्टम को, तो यहाँ पे जो आप निकालते हो DQ रिवर्सिबल बाय T, क्योंकि जो आप सिस्टम का डेल्टा एस निकालते हो ना, वो एक्चुअली DQ रिवर्सिबल से ही निकलता है। चाहे आप ये चीज़ लेके रिवर्सिबल में चले जाओ, चाहे ये चीज़ लेके आप इरिवर्सिबल में चले जाओ, लेकिन जो DQ, जो आपके डेल्टा एस की वैल्यू है सिस्टम की, वो एक्चुअली DQ रिवर्सिबल से ही निकलेगी। चाहे आप रिवर्सिबल प्रोसेस में होगे या फिर आप इरिवर्सिबल प्रोसेस में होगे, लेकिन अगर आपको डेल्टा सिस्टम निकालना है तो वो निकलेगा किससे? तो वो निकलेगा DQ आपके रिवर्सिबल से ही। अब सुनना, DQ रिवर्सिबल की वैल्यू इधर जीरो थी, तभी तो ये जीरो आया। बट DQ रिवर्सिबल की वैल्यू जरूरी नहीं है कि इधर भी जीरो हो। क्या बोल रही हूँ मैं? कि DQ रिवर्सिबल की वैल्यू जो आपका डेल्टा सिस्टम है वो किससे निकल रहा है? DQ रिवर्सिबल से। DQ रिवर्सिबल की वैल्यू इधर आपकी जीरो थी, तभी जो आपने डेल्टा सिस्टम निकाला होगा, लिखा होगा DQ रिवर्सिबल बाय T ऐसे करके, और इसकी वैल्यू जीरो हुई तो ये जीरो हो गया होगा, राइट। इस तरीके से जीरो
हो गया होगा, अब समझना। लेकिन जब आप ये चीज़ यहाँ देखते हो ना, तो एक बात बोलते हो, इस डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू इरिवर्सिबल प्रोसेस में ज़ीरो नहीं होती, राइट, ज़ीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है जिसकी वजह से ये ग्रेटर देन ज़ीरो रहता है। डेल्टा एस सिस्टम कैसा रहता है, ग्रेटर देन ज़ीरो रहता है, वेयर एज डेल्टा एस जो आप सराउंडिंग निकालते हैं उसे क्या कहेंगे कि वो तो ज़ीरो ही रहता है। सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान देने वाली है कि सिर्फ एक ही क्वांटिटी है जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है, बाकी एडियाबेटिक प्रोसेस लिख रहे हो तो डेल्टा एस सिस्टम इधर भी जीरो, सराउंडिंग इधर भी जीरो, यूनिवर्स इधर भी जीरो, इधर आपका सराउंडिंग भी जीरो, बस कहाँ वेरिएशन आई, आपके डेल्टा एस सिस्टम में वेरिएशन आई। और एक बात बोली हमने कि डेल्टा एस सिस्टम जो आप निकालते हो वो डी क्यू रिवर्सिबल से निकालते हो, और डी क्यू रिवर्सिबल जरूरी नहीं है कि इधर जीरो था तो इधर भी जीरो होगा, राइट, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू निकलती है जिसको हमने बोला इट विल बी ग्रेटर देन जीरो, राइट। अब सुनना, अगर आप यहाँ पे डेल्टा एस यूनिवर्स निकलने जाओगे तो वो भी इन दोनों के सम से आएगा, तो वो भी कुछ ना कुछ ग्रेटर देन जीरो आ रहा होगा, राइट, क्योंकि ये भी कुछ वैल्यू रहेगी, ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो से बड़ा कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो इसकी जो भी वैल्यू है इसमें ऐड करोगे तो अल्टीमेटली डेल्टा एस यूनिवर्स भी आपको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको इसका मैग्नीट्यूड देखने को मिलेगा। इट मीन्स डेल्टा एस यूनिवर्स आपके इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में जीरो नहीं होता, राइट। यहाँ पे वो जीरो जा रहा है क्योंकि दोनों जीरो है, यहाँ पे वो जीरो नहीं जाएगा क्योंकि ये नॉन जीरो है। क्लियर है ये चीज़? चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। ये तो बात हुई एडियाबेटिक प्रोसेस की। अब जरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने ये सारी बातें कर ली, इसके बाद में हमें एक बात करनी है जिसका नाम आता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब जरा मैं इसकी बात करती हूँ कि डेल्टा एस आपको इसमें कैसे डिस्कस करना होता है, वो सुनना। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अपनी फेज ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ये करके फिर हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, और एक आपका बचता है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, जहाँ से आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो भी डिस्कस कर लूँगी। उसके बाद में आई विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अब सुनना, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था क्लॉसियस क्लैपरेन इक्वेशन या क्लैपरेन इक्वेशन, वहाँ पे मैंने बात की थी रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन की। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है वो सुनना। सपोज करो आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, आपका फेज चेंज हो रहा है। ये फेज चेंज किसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे की जो प्रेशर कंडीशन होती है जिस पे ये फेज चेंज होता है, जो आपकी टेम्परेचर कंडीशन होती है जिस पे ये फेज चेंज होता है, क्या वही वैल्यूज़ हैं? अगर वही वैल्यूज़ हैं तो आप इसको डेफिनेटली बोल दोगे ये रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे लेट सपोज मैंने लिया कि ये जो फेज चेंज होता है ये आपका 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर रहना चाहिए, ठीक है। कितना रहना चाहिए? दोनों तरफ 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर कंडीशन रहनी चाहिए, प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन ये रहनी चाहिए। अगर ये नहीं है, कुछ और है, सपोज करो यहाँ पे कुछ भी ले लिया कि 324 केल्विन और मैंने ले लिया 1 atm, राइट, ऐसे करके कुछ ले लिया। अगर इस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है कि मैंने एक भी चीज़ बदली, तो फिर अब आप इसको नहीं बोल सकते, अब आप इसको रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे ये कहलाएगा इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके लिए मल्टीपल स्टेप यूज होते हैं। कैसे कि सपोज लेट सपोज कि ये किसी टेम्परेचर पे है, ठीक है। पहले तो आपको इसका टेम्परेचर चेंज करके उस टेम्परेचर कंडीशन पे लाना पड़ेगा। ये जैसे सॉलिड है, अब सॉलिड कौन से प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में कन्वर्ट करता है, तो आप बोलोगे 273 पे कन्वर्ट करता है। तो पहले तो आप इसको लेके आओगे 273 केल्विन तक की कंडीशन पे, टेम्परेचर कंडीशन पे। प्रेशर तो चलो यही है 1 atm, ठीक है। तो एक तो आपने इसका टेम्परेचर चेंज किया, पहली कंडीशन। जब आप ये कर पा रहे होंगे, इसके बाद में अगर आप यहाँ रीच कर गए हो, ये आपका सॉलिड ही चल रहा है, अगर आप रीच कर गए तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे आके ये अपना फेज क्या कर लेगा, बदल लेगा, चेंज कर लेगा। अब ये इसी 273 केल्विन 1 atm को मेंटेन करके अपना फेज चेंज कर लेगा और किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। बताइए, ये चीज़ कर सकते हैं। और इसके बाद में आप ये चीज़ वापस से करा सकते हो कि यहाँ से मैंने सपोज हीट करके इसको 3 कितना था ये 324 केल्विन और 1 atm में वापस से ले आई। तो मैंने ना यहाँ पे कुछ स्टेप इन्वॉल्व करे। पहला स्टेप ये टेम्परेचर चेंज करवाया, दूसरा स्टेप यहाँ पे ये वेरिएशन कराई, और तीसरा स्टेप यहाँ ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन कराई, और तीसरा स्टेप मैंने इसका टेम्परेचर वापस से वही ले आई जो इनिशियल था। इट मीन्स यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को ना कहते हैं इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे आपका ये जो पर्टिकुलर स्टेप है ना, ये पर्टिकुलर स्टेप, इस पर्टिकुलर स्टेप को कहते हो रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। समझना, देखो रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जो प्रेशर टेम्परेचर की ऑथेंटिक कंडीशंस होती है ना, वही होती हैं, उन्हीं पे ही आपका फेज चेंज होगा। रेस्ट जो भी स्टेप्स आप कर रहे हो, पहला स्टेप ये वाला,
दूसरा स्टेप रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला, तीसरा स्टेप ये हीटिंग करके इसका टेम्परेचर वापस से मेंटेन करने वाला। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका इरिवर्सिबल की कैटेगरी का है। ये पूरा पोर्शन कौन सा है, मतलब ये सारे स्टेप जो आप लगाते हो वहां से यहाँ पहुंचने में, ये आपका इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल है। इट मीन्स कभी भी आपको ऑथेंटिक प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन के अलावा कुछ मिल जाए ना, तो समझ जाना इसमें आपको स्टेप खुद से बनाने पड़ेंगे टू मेक इट रिवर्सिबल और टू चेंज इट्स फेज। और वो फेज कब चेंज होता है, सिर्फ ऑथेंटिक प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस पे ही होता है। तो आपको मल्टीपल स्टेप लगाने पड़ेंगे, पहले उसको ऑथेंटिक वाले प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन में लाना पड़ेगा, तब वो फेज बदलेगा। उसके बाद में रेस्ट आप उसका टेम्परेचर प्रेशर वही कर दो जो इनिशियली था, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने स्टेप इन्वॉल्व करे ये आपके इरिवर्सिबल के होते हैं, ठीक है चीज़। अब सुनना, तो मैंने एक बात बोलती हूँ आपसे, अगर मैंने ये ले लिया आपके पास में 273 1 atm इधर भी, 273 1 atm इधर भी, और अब मैं इसे बोल रही हूँ ये मेरा रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है कि मेरा सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, ठीक है। और यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए, सपोज करना यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ डेल्टा एस क्या आएगा इस फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आपसे डेल्टा एस अगर मैं पूछ लूँ तो आप क्या बताओगे, तो आप बोलोगे जो भी चीज़ हो रही है उसमें इन्वॉल्व जो आपके पास में एंथैल्पी है अपॉन में टी, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा एस का फॉर्मूला dQ/T इस तरीके से आता है, राइट। तो ये dQ क्या है, जो आपकी हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, राइट। तो मैंने बोला अगर आपकी कांस्टेंट प्रेशर पे वो आपकी हीट सप्लाइड है तो उसको आप एंथैल्पी चेंज कहते हैं, राइट। तो मैंने लिखा डेल्टा एच अपॉन टी। अब सुनना देखो, डेल्टा एच रेस्पेक्टिव कुछ भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है तो डेल्टा एच मेल्टिंग, फ्यूजन हो रहा है डेल्टा एच फ्यूजन, वेपराइजेशन है तो डेल्टा एच वेपराइजेशन, बॉइलिंग वट तो जो भी चीज़ें हो रही हैं रेस्पेक्टिव डेल्टा एच आ जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे उसका टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। सपोज ये बॉइलिंग हो रही होती, कोई सॉलिड और गैस इन्वॉल्व होता है या कुछ लिक्विड गैस इन्वॉल्व हो रहा होता है, जो भी चीज़ें हैं, सब्लिमेशन है तो आपका सॉलिड गैस इन्वॉल्व हो जाएगा। तो रेस्पेक्टिव आपको डेल्टा एच गिवन होगा, रेस्पेक्टिव आपको टेम्परेचर गिवन होगा, आप दोनों को पुट करोगे और आंसर्स निकाल लोगे, हो जाएगा इस तरीके से। अब सुनना, इसी में एक रूल आता है, उस रूल का नाम है ट्रॉटन्स रूल। क्या होता है ये एक्चुअली वो सुनना, ट्रॉटन रूल्स आप लगाते हो जब आप वेपराइजेशन देख रहे होते हो। जैसे मैंने लिखा डेल्टा एस वेपराइजेशन, तो मैं इसे लिखूंगी डेल्टा एच वेपराइजेशन एंड अपॉन में टी बी, दैट मीन्स बॉइलिंग जो इसका टेम्परेचर होगा करस्पॉन्डिंग वो। अब ये ना इसमें एक बात बोली जाती है कि अप्रॉक्सीमेटली आपका निकल के आएगा 10.5 आर के इक्वल, ठीक है, या फिर ये निकल के आएगा आपके 88 जूल पर केल्विन पर मोल के इक्वल, ठीक है। ये दो आपके पास में इस तरीके से इसे डिफाइन किया जाता है इस नंबर से कि डेल्टा एस वेपराइजेशन को डायरेक्टली आप बोल सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशन कि वो 10.5 आर या फिर 88 जूल पर केल्विन पर मोल के बराबर आएंगे। कब, जो आपका टेम्परेचर जो कंडीशन है, ये जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, ये 150 केल्विन से ज़्यादा हो। किससे ज़्यादा हो, 150 केल्विन से ज़्यादा का हो। और उसके भी पर्टिकुलर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लेट सपोज आपने लिया बेंजीन लिया, ठीक है, या फिर आपने CCl4 लिया, या आपने टॉल्यूइन लिया, तो कुछ इसके ऐसे पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं एक्सेट्रा। तो इसके कुछ ऐसे पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आप ये देखते हो कि जो डेल्टा एस होता है वो डेल्टा एस वेपराइजेशन है, उसको आप डायरेक्टली 10.5 आर बोल सकते हो, या फिर आप 88 जूल पर केल्विन पर मोल की तरह से डिफाइन कर सकते हो। कब, जो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट कंडीशन है वो 150 केल्विन से ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसे डिस्कस करने का भी एक पर्टिकुलर यहाँ पे मोटिव था, क्योंकि आगे जाके ये चीज़ें यूज़ होती हैं तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें पढ़ना है वो एक्चुअली पढ़ना है आइडियल मिक्सिंग का। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है आइडियल मिक्सिंग के लिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, ठीक है। सुनना देखो, आइडियल मिक्सिंग आप कब बोलते हो, सपोज करो आपकी आइडियल गैसेस मिक्स हो रही हैं, तो आइडियल गैसेस की मिक्सिंग आइडियल कब कहलाएगी। एक्चुअली आइडियल मिक्सिंग की कुछ कंडीशंस होती हैं कि किसी भी मिक्सिंग को आप आइडियल कब बोलते हैं। ये चीज़ हम सोल्यूशंस में भी पढ़ते थे, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर हम एक बात बोलते थे कि जो आपके पास में डेल्टा वी मिक्सिंग है, ठीक है, जो आपके पास में डेल्टा एच मिक्सिंग है, जो आपके पास में डेल्टा यू मिक्सिंग है, ये कैसे रहने चाहिए, ज़ीरो रहने चाहिए, राइट। ये कैसे रहने चाहिए, ज़ीरो रहने चाहिए। एक तो ये बात कि कभी भी आपने सपोज करो कि दो मिक्सिंग आप कर रहे हो, उसकी पर्टिकुलर कोई ए की कोई वॉल्यूम थी अपनी, बी की कोई वॉल्यूम थी, इनको आपने मिक्स कर दिया, तो वॉल्यूम चेंज ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। मीन्स जब आप वॉल्यूम चेंज निकालोगे, डेल्टा वी निकालोगे कि रिजल्टेंट कितना वॉल्यूम चेंज है, तो मिक्सिंग के बाद में वो कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी सॉर्ट ऑफ इंट्रैक्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। जितनी वॉल्यूम्स पहले थी वही पहले बाद में आएंगी, तो डिफरेंस ज़ीरो आएगा, तब आप कहेंगे मिक्सिंग जो मिक्सिंग है वो आइडियल
आइडियल है, इट मीन्स कोई भी सॉर्ट ऑफ इंट्रैक्शंस देखे नहीं गए बिफोर मिक्सिंग के, आफ्टर मिक्सिंग के बाद में, कि पहले तो इंडिविजुअल थे, जब मिक्स कर दिया किसी भी सॉर्ट ऑफ कोई भी टाइप ऑफ यहाँ पे इंट्रैक्शंस प्रेजेंट नहीं है, तभी जो वॉल्यूम का जो चेंज देखा वो जीरो आया, तो हम कहेंगे आइडियल मिक्सिंग है, राइट। दूसरी बात सुनना, कंडीशन और भी रहती है, कंडीशन रहती है कि आइसोथर्मल कंडीशन रहनी चाहिए। एक आप बोल सकते हो आइसोबैरिक कंडीशन होती है कि प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस हम लिखते हैं पर्टिकुलर, ये किसकी होती है, ये सारी की सारी जितनी बोर्ड पे कंडीशंस लिखी हैं एक्चुअली ये आपकी आइडियल मिक्सिंग की कंडीशन होती है। और ये हो रही है तो ऑटोमेटिकली एक बात तो है ही कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रही, राइट। वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं है, इनमें कोई इंट्रैक्शंस प्रेजेंट नहीं हो रहे आफ्टर मिक्सिंग, तो एक बात हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज रिएक्शंस नहीं हो रही। तो मैं लिख रही हूँ नो केमिकल रिएक्शन शुड हैपन हेयर, ठीक है, हैपन आफ्टर मिक्सिंग, कि मिक्सिंग के बाद में किसी भी टाइप की आपकी यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए, एक ये कंडीशन आती है। बोलिए भाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ती हूँ। ये तो हुई आइडियल मिक्सिंग की कंडीशन। अब अगर मैं यहाँ पे आइडियल गैसेस को मिक्स करती हूँ तो क्या आएगा, तो सपोज करना, देखना यहाँ पे आप ऐसे लिखो, अब हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की बात कर रहे हैं। इसके लिए बात सुनना, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग में मैं एक बात बोल सकती हूँ डायरेक्टली, एक फॉर्मूला आता है, मैं उसके डेरिवेशन वगैरह में नहीं जाऊँगी। जो डेल्टा एस निकलता है वो कुछ इस तरीके से आता है, -r समेशन NiLnXi, राइट। ये आपका फॉर्मूला आता है जब आपने कोई भी गैसेस, दो आइडियल गैसेस को क्या किया हो, मिक्स किया हो। अब ये बात आती है यहाँ पे, ये जो लिखे हैं ये क्या क्या है, ये क्या डिनोट करते हैं वो सुनना। R आपका गैस कांस्टेंट है, Ni आपकी कोई भी ith मोल हो गए, ith मोल्स ऑफ ith गैस, जो भी गैस है उस गैस के पर्टिकुलर मोल्स हो गए। अब सुनना xi क्या है, तो xi आपके पास में मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे लिखूंगी मोल फ्रैक्शन ऑफ ith गैस, की कोई भी गैस है ith गैस, उसके यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं समझ नहीं आया, सुनना। डेल्टा एस को आप लिखते हो जब आप -r तो चल ही रहा है, समीशन हटाओगे n1, सपोज कि मैंने लिखा कोई गैस है आपकी, सपोज A गैस है, B गैस है, ऐसे करके कोई दो गैसेस हैं, 1 2 बोल दिया मैंने, तो मैंने बोला उसका मोल n1 ln xi क्या है, मोल फ्रैक्शन, तो बोला इसका मोल n1 अपॉन टोटल मोल्स, दैट मीन्स n1 + n2। मैंने यहाँ पे सपोज करो कि दो ही गैसेस की मिक्सिंग बात करी, दो ही गैसेस की मिक्सिंग की, कि n1 हो गया आपकी कोई A गैस है उसके मोल्स और n2 हो गए दूसरी वाली गैस के मोल, ठीक है। तो मैंने लिखा n1 ln, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिखती हूँ तो n1 अपॉन में टोटल, कि भाई उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो इस तरीके से एक्सप्रेस होंगे। आगे लिखती हूँ n2 ln n2 अपॉन में n1 + n2, कर सकते हो ना इस तरीके से एक्सप्रेस। मैं इसको यहीं पे क्लोज कर रही हूँ क्योंकि मैंने बात की है सिर्फ दो ही गैसेस की मिक्सिंग की, और होंगी तो ये और आ जाएगा, ये टर्म आगे और चली जाएगी, राइट। चलिए ये इस तरीके से एक्सप्रेस होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाने की कोशिश करी। अब समझना, यहाँ से जो वैल्यू आती है ना इसकी, वो एक्चुअली जूल पर केल्विन में आती है। किस में आती है, जूल पर केल्विन में आती है। यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलती है एक्चुअली वो आपको जूल पर केल्विन में मिलती है, डेल्टा एस की। अगर मैंने आपसे ये बोला कि मुझे वैल्यू चाहिए इसकी जूल पर केल्विन पर मोल में, दैट मीन्स मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की बात अगर मैं करती हूँ तो एक वेरिएशन करना पड़ेगा कि मोलर वर्ड आ रहा है तो मोल से ही मेरे को फिर डिवाइड करना पड़ेगा। क्या मतलब है कि मैंने लिखा सपोज डेल्टा एस का जनरल फॉर्मूला होता है -r समीशन NiLnXi, ये आपका फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ठीक है ना। अब सुनना, इस फॉर्मूले में अगर मुझे ये जूल पर केल्विन में मिल रहा है, मुझे चाहिए जूल, मुझे किस में चाहिए अब, जूल पर केल्विन पर मोल है ना, तो फिर इट मीन्स मुझे मोल से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा पूरे फॉर्मूले में। तो सपोज मैंने इसको ऐसे लिखा, n1 ln xi, x1 है तो उसको ऐसे लिख सकती हूँ n1 अपॉन n1 + n2, ठीक है। प्लस में सपोज दो ही गैसेस की मिक्सिंग है इसलिए दो ही मोल्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। n2 ln n2 अपॉन में n1 + n2 ऐसे लिख सकती हूँ, एंड सो ऑन। अगर कोई और होगा तो और गैसेस होंगी, तो नहीं तो बस इतनी टर्म्स रहेंगी, ठीक है। आगे समझना, अगर मुझे ये मोलर लेना है तो मेरे को मोल से डिवाइड करना होगा, इधर भी इधर भी। अब समझना, देखो इसके बाद में जैसे ही आप इसे मोल से डिवाइड कर रहे हो ना, एक बात ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही n1 अपॉन में टोटल मोल हुए ये तो मोल फ्रैक्शन बन गया, इट मीन्स इसको मैं x1 लिख दूं, लिख सकती हूँ आराम से। यहाँ पे चल रहा है आपका ln, ये तो ऑलरेडी ही x1 था, प्लस में ये क्या आ गया, इसको x2 बोल दूं, इसे बोलूंगे x2,
और यहाँ से इसको ln(x2) लिख सकती हूँ। अगर और टर्म्स होंगी तो प्लस करके और आ जाएगा, अदरवाइज दो ही गैसेस की बात होती है तो इतना लिमिटेड हो जाएगा। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ी सी वेरिएशन आ गई कि डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर समीशन ऑफ xi ln(xi, ये करके आपका फॉर्मूला जनरेट हुआ। किसके लिए, तो बोलेंगे ये फॉर्मूला किसके लिए आया, मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग के लिए आया। किसके लिए आया, तो यहाँ लिखना ये फॉर्मूला आपका अब जो आपको मिलेगा वो जूल पर केल्विन पर मोल में मिलेगा। इट मीन्स मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की बात हुई है। किसकी बात हुई है, मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की बात हुई है। ये मिक्सिंग का एक लास्ट कंसेप्ट होता है, इसके बाद में आप क्वेश्चंस पे आराम से जा सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, ये मैंने बात करी आपसे मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की कि जब ये वर्ड इन्वॉल्व हो तो आप xi को कंसिडर करना, और इससे पहले अगर ये नहीं इन्वॉल्व, नॉर्मल पूछ रखा है आपसे, तो आप सिर्फ ni दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स को इन्वॉल्व करेंगे। क्लियर है इतनी चीज़। चलिए आप सुनिएगा, देखिए इसके बाद में एक बात आपके पास बचती है, इसके बाद में डेल्टा जी की, इसकी बचती है डेल्टा जी की। कभी कभी वो भी आपसे पूछ लेते हैं कि डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग। तो डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग निकालने से भी पहले ना एक बात मुझे बताओ कि डेल्टा जी को आप लिखते कैसे हो, तो बोलोगे डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस, ऐसे लिखते हैं मैम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। इसको मिक्सिंग लिख दूं, इसको भी मिक्सिंग लिख सकती हूँ, यहाँ पे भी मिक्सिंग लिख सकती हूँ। आप समझना, अगर ये मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस है तो एक बात तो क्लियर है कि डेल्टा एच मिक्सिंग 0 आता है। ठीक है, अगर आइडियल गैस की आप मिक्सिंग कर रहे होते हो तो डेल्टा एच मिक्सिंग तो 0 होता है। कहाँ लिखा है ये, तो जरा नोटिस करना, मैंने पहले ही शुरुआत यही करी थी कि जब आप मिक्सिंग करते हो आइडियल मिक्सिंग तो आपके पास में डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा रहता है, 0 रहता है। तो बस इसी चीज़ को हम उठाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि डेल्टा एच मिक्सिंग तो फिर कैसा रहने वाला है, 0 रहने वाला है। बोलिए कैसा रहेगा, 0। तो ये चीज़ कैंसिल, यहाँ से बोलूँगी डेल्टा जी मिक्सिंग विल बी इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग, लिख सकती हूँ इस तरीके से। ये मैंने डेल्टा जी का फॉर्मूला क्रिएट किया। तो क्या इतना बड़ा याद रखना पड़ेगा क्या, नहीं, आपको सिंपल क्या करना है भाई, इसका फॉर्मूला अभी आप पीछे लिख के आए हो, बताओ क्या था वो, माइनस ऑफ आर समीशन ni ln xi, राइट। तो मैं बस इसको आके यहाँ पे पुट करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी माइनस ऑफ आर समीशन ni ln xi। बताइए लिख सकते हो ना इस तरीके से, आगे समझना। देखो इसके बाद में यहाँ पे सिंपली माइनस माइनस प्लस हो सकता है, तो लिखूंगी प्लस का आर टी समीशन ऑफ ni ln xi। ये मैंने निकाल दिया किसका फॉर्मूला, डेल्टा जी मिक्सिंग का फॉर्मूला। बोलिए भाई ये किसका फॉर्मूला निकाल लिया हमने, डेल्टा जी मिक्सिंग का फॉर्मूला निकाल लिया। बोलिए क्लियर है क्या, ये बताइए, एकदम क्लियर है। आप समझना, तो कुछ अलग से याद मत करना, आप जो फॉर्मूला आप डेल्टा एस मिक्सिंग का पढ़ते हो ना उसको सिर्फ माइनस टी से इंटू कर देना। सुनना, देखो आप फॉर्मूला क्या पढ़ते हो, आप डेल्टा एस मिक्सिंग का फॉर्मूला कुछ ऐसे पढ़ते हो कि मैम वो माइनस का आर समीशन ni ln xi होता है। मैंने कहा यही फॉर्मूला है किसका, डेल्टा जी मिक्सिंग का, बस उसमें क्या आ रहा होता है एक्स्ट्रा, माइनस टी से आप इंटू कर देना। जैसे माइनस टी से इंटू करोगे माइनस माइनस प्लस और ये टी आगे आ जाएगा, तो फॉर्मूला नया बन जाएगा डेल्टा जी के लिए। दैट मीन्स डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल्स टू आर टी समीशन ni ln xi। क्लियर है ये चीज। चलिए एक ये फंडा था आपका डेल्टा जी का जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेते हैं। डेल्टा एस मिक्सिंग तो निकालनी पड़ेगी इसमें भी, बस आपको माइनस ऑफ टी से इंटू और करना पड़ेगा, ये लास्ट काम, अदरवाइज फिर आप डेल्टा जी इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, एक लास्ट कंसेप्ट आपका बचता है गिब्स पैराडॉक्स का, वो पढ़ते हैं बस, फिर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सुनना, देखो एक लास्ट पॉइंट बचता है गिब्स पैराडॉक्स का, वो सुनना क्या होता है। इसका छोटा सा एक स्टेटमेंट लिखवाती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखना, देखो इसमें लिखिएगा इफ सेम गैस विद सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट इज mixed ideally and no other gas is mixed with it। ठीक है, देन आप एक बात बोल सकते हो फिर ऐसी कंडीशन में कि जो डेल्टा एस मिक्सिंग होने वाला है और जो डेल्टा जी मिक्सिंग होने वाला है, ये दोनों ही कैसे रहेंगे, हम बोलेंगे दोनों ही 0 रहेंगे। ठीक है, लेट सपोज, देखो इसको एक्सप्लेन करती हूँ। गिब्स पैराडॉक्स एक्चुअली ये होता है कि जब आप आइडियल मिक्सिंग गैसेस की देखते हो कि आप गैसेस को आइडियली मिक्स कर रहे हो, ठीक है, उस कंडीशन में एक चीज़ आती है जब आप सिंपली आंसर कर सकते हो विदाउट पुटिंग दी वैल्यूज इन दी फॉर्मूला अप्लाई करे बिना भी आप डायरेक्टली आंसर कर देना। जब आपको सेम गैसेस दिखें, उनका सेम अमाउंट हो या डिफरेंट अमाउंट हो सकता है। क्या मतलब है इसका, सुनना। जैसे सपोज करो मैंने बोला कि आपके पास में 1 मोल ऑफ O2 है, इसको आप मिक्स कर रहे हो 2 मोल
ऑफ O2 के साथ में, ठीक है, O2 N2 कुछ भी हो सकता है, आइडियल गैस आपको मेंशन कर रखी होगी। मैंने बोला अगर आपने इन गैसेस को मिक्स किया, आइडियली मिक्सिंग हो रही है इनकी, और इनका सेम अमाउंट भी हो सकता है, यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट है, तो मैंने बोला या तो गैसेस तो सेम ही हो, उनका अमाउंट या तो सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। अगर वो आइडियली मिक्स होंगी और कोई अनदर गैस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, तो सिंपली हम कह सकते हैं डेल्टा एस मिक्सिंग कैसा रहने वाला है, 0 रहने वाला है। हमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, हमें डायरेक्टली आंसर करना है। बोलिए भाई, ये गिब्स पैराडॉक्स था जो डायरेक्टली आपको आंसर यहाँ से करना होता है, कोई भी आपको फॉर्मूला एक्सटर्नल कोई भी चीज़ लगानी नहीं होती। तो इसको प्लीज़ अगर पता है तो बढ़िया बात है, रिवाइज हो गया, और नहीं पता है तो इसको नोट करके रखिएगा कि इफ सेम गैस विद सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट इज मिक्स्ड आइडियली एंड नो अदर गैस इज प्रेजेंट विद इट या मिक्स्ड विद इट, तो आपके पास में डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग दोनों ही 0 रहने वाले हैं। क्लियर है ये चीज़? चलिए अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। सुनना, देखो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। पहला क्वेश्चन लेती हूँ आपके पास में, जो आपसे CSIR दिसंबर 11 में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप देखो, आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो प्लीज़ इसको ट्राई करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सुनना, देखो मैं करती हूँ इसे स्टार्ट। क्या पूछा था आपसे ये बोल रहे हैं कि आपको बताना है 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ N2, 2 मोल ऑफ O2, इन सबको मिक्स करा जा रहा है 300 केल्विन, तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी? अभी मैंने आपको एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला सिखाया ना, वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था कि डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल्स टू निकल के आता है माइनस ऑफ R समीशन NI ln XI। मोलर वगैरह कुछ नहीं बोला आपसे, सिंपल बोला है। अगर यहाँ पे तो यूनिट्स मेंशन नहीं है, अगर यूनिट्स में मेंशन हो तो उससे भी आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, आप सुनना, देखो तो यहाँ पे एक बात लिख सकती हूँ, ये हो गया माइनस ऑफ R। जब ये समीशन ओपन करूंगी तो N1, कितनी गैसेस है आपके पास में? 3, एक में CO2 है, N2 है, O2 है, तो मैं लिखूंगी N1 ln N1, ये इसका डायरेक्टली x1 लिख दूं, प्लस में N2 ln x2 लिख दूं, और प्लस में N3 ln x3 लिख सकती हूँ इस तरीके से। ठीक है, इतनी चीज़ आप सुना। देखो आगे, यहाँ से अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो माइनस ऑफ R, यहाँ पे लिख दूंगी N1, कितने मोल्स हैं इसके? 1 मोल, तो लिखूंगी 1 ln 1 अपॉन में टोटल आएगा, कितने मोल्स है टोटल? 2 इसके, 1 इसका, 1 इसका, दैट मीन्स कितने हो गए? 4 हो गए, राइट। चलिए आगे देखिएगा, अगर मैं नेक्स्ट में लिखूं तो इसके 1 ही मोल है, तो 1 अपॉन में 4 लिख सकती हूँ। नेक्स्ट में देखूंगी तो इसका 2 मोल्स हैं, तो लिखूंगी 2 ln 2/4, राइट, इस तरीके से लिख सकती हूँ। इसे मैं नेक्स्ट में लेती हूँ, समझना, यहाँ से डेल्टा एस मिक्सिंग चल रहा है जो हमसे पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट में समझना, देखो इसके बाद में तो यहाँ से एक बात लिख सकती हूँ कि डेल्टा एस मिक्सिंग को मैं कैसे दिखा सकती हूँ? माइनस ऑफ R, यहाँ पे बोल सकते हैं ये इक्वल होगा आपका 1 ln 1/4 के, राइट, प्लस में 1 ln 1/4 प्लस में 2 ln 2/4, राइट। यही चीज़ें हैं, इतनी पोर्शन है। अब सुनना इसके बाद में। मैम देखो एक बात तो समझ में आ रही है, माइनस R है ना, इसे आप बोल दो 2 ln 1/4, बोल सकती हूँ ना कि 1 और 1 तो 2 ln 1/4 प्लस 2 ln 1/2 लिख दूं क्या? ऐसे लिख सकती हूँ। और मैम ln 1/x होता है तो इसको माइनस का ln x लिखा जा सकता है, बताइए ऐसे कर सकती हूँ ना एकदम? आप समझना, देखो इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ। यहाँ से मैंने बोला इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए एक बात करते हैं, माइनस ऑफ R रहने देते हैं, इसको लिखते हैं माइनस का 2 ln 4, ऐसे लिख दिया। क्या किया? इसको ऊपर ले आई तो आगे माइनस आ गया, एकदम ठीक है ना? आगे समझना, प्लस ऑफ 2 ln, यहाँ पे भी वही चीज़ करूँगी तो माइनस लगा दूँ, इसको लिख दूंगी 2 ln 2, राइट। अब सुनना, देखो ये अभी नहीं ऐड हो सकते क्योंकि इनके पास में जो वैल्यू है ना ये अलग अलग है, राइट, ना ऐड कर सकते हो ना माइनस, कुछ नहीं कर सकते। अब सुनना, इनको सेम वैल्यू बनाने के लिए क्या ऐसे लिख दूं क्या? 2 ln, इसको 2 की पावर 2 लिख दूं, माइनस 2 ln 2, बताइए लिख सकते हो ना इस तरीके से? अब सुनना, जैसे ही ये चीज़ लिखूंगी ना, जो भी आपके पास में सपोज ln x टू द पावर n होता तो n आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ से बोला कि ये माइनस ऑफ R माइनस ये 2 आगे आएगा, 2 2 ज़ा 4 ln 2 माइनस 2 ln 2, बताइए लिख सकते हो इस तरीके से? 4 ln 2, 2 ln 2, दैट मीन्स 6 ln 2। यहाँ से बोल दूंगी माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो माइनस का R तो बाहर चल ही रहा है, तो इसको लिखूंगी माइनस ऑफ R और अंदर लिख दूंगी माइनस का 6 ln 2, बताइए लिख सकते हो ना इस तरीके से? अब सिंपली आप इसको आंसर कर पाओगे, आराम से दिख रहा है आगे क्या होने वाला है। मैम यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हम एक बात बोल देंगे कि माइनस माइनस प्लस ऑफ R, ये 6 बाहर आ गया तो 6R लिख दूँ और ये हो गया ln 2 और माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए। ये आ गया आपका डेल्टा एस मिक्सिंग जो आपसे पूछा गया था। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर करना होता है। मैंने पूरा इसको सॉल्व करके आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन समझा दी कि इस तरीके से आपके पास में आंसर आता है भाई। ठीक है,
इसका आंसर देखूंगी तो फर्स्ट करेक्ट आएगा, दैट मीन्स 6R Ln2। एकदम ठीक है। चलिए आगे बढ़ रही हूँ मैं, सुनना देखो इसके बाद में। अगर नेक्स्ट में मैं जाती हूँ सेकंड क्वेश्चन पे, तो ये आपके पास में CSIR दिसंबर 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं बिल्कुल सीक्वेंस से क्वेश्चंस ले रखे हैं, ठीक है, जो आपके रेगुलर फ्रिक्वेंटली यू विल सी कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग से, चाहे एंट्रोपी से ऑफ आइडियल गैसेज, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने सिक्वेंशियल एकदम क्वेश्चन ले रखे हैं। देखो आप कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको आज की क्लास में सिखाया, मतलब इसका कंसेप्ट। फॉर वाटर डेल्टा एच वेपराइजेशन आपको गिवन है इतना है, द मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन एट 1 atm प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली। आपसे क्या पूछ लिया कि आप बता दो डेल्टा एस यहाँ पे वेपराइजेशन क्या रहने वाला है, ये बता दो, राइट। अब सुनना देखो, इसका फॉर्मूला आपको सिखाया था मैंने, कैसे सिखाया था कि भाई वो होता है डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन में टी, और वो भी कौन सा, बॉइलिंग वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, तो मैंने टी बी लिख दिया कि टी बी बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर। अब देखो बस ऐसे स्टार्ट करना था, स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इतना छोटा क्वेश्चन है। चलिए तो इसको स्टार्ट करती हूँ। डेल्टा एच वेपराइजेशन आपको कितना गिवन है, 41 किलो जूल दे रखा है। तो जब भी किलो जूल मेंशन हो, पहले तो उसको आप जूल में कन्वर्ट कर लो 1000 से इंटू करके, क्योंकि सारे आंसर में भी देखोगे तो जूल में मेंशन है, राइट। तो मैंने बोला इसको 1000 से इंटू कर सकती हूँ, तो ये आ गया जूल पर मोल में, ठीक है, किस में आ गया है मेरे पास में, जूल पर मोल में। अपॉन में अगर मैं टीबी को लिखूं, दैट मीन्स बॉइलिंग टेम्परेचर, तो वाटर है, वाटर के लिए हमें पता है 373 केल्विन होता है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से लिख सकती हूँ कि ये हुआ 373 केल्विन। तो ये आंसर आ रहा है जूल पर केल्विन पर मोल में, मतलब यूनिट्स हमारी ठीक चल रही हैं। बस आपको इसको सॉल्व करना था, इसको डिवाइड करके देख लेना, अप्रॉक्सीमेटली आपको 110 109 करके कुछ आंसर मिल जाएगा, और यूनिट चल रही होगी आपके पास में जूल पर केल्विन पर मोल, राइट। दैट मीन्स आपके पास ऑप्शन कौन सा वाला, ऑप्शन बी आपके पास में करेक्ट होगा, दैट मीन्स 110 जूल पर केल्विन पर मोल। बोलिए क्लियर है ना एकदम। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। जितने भी एंट्रोपी से रिगार्डिंग आपके कंसेप्ट थे, आई हैव डिस्कस्ड ऑल दोज कंसेप्ट इन दिस वन वीडियो, ठीक है। इस एक वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी है कि सारे एंट्रोपी से रिलेवेंट जितने भी फॉर्मूले थे उन सबको हम कंसाइज करके एक जगह में लेके आ पाएँ, ताकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो हमें अप्रोच भी पता चलती जाए, और ये भी पता चलता जाए कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से आ रहे हैं एंट्रोपी के रिगार्डिंग, राइट। चलिए आगे बढ़ती हूँ, सुनना देखो नेक्स्ट में। तो ये तो बात थी दिसंबर 12 की, आगे बढ़ रही हूँ। एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे जो आपसे पूछा है CSIR दिसंबर 18 में, राइट। इस क्वेश्चन को देखना, एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप से इसको सॉल्व जरूर करना अगर आपने नहीं किया है तो, और किया है सॉल्व तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब सुनना देखो इसके बाद, यहाँ पे आपसे पूछा था एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ V, प्रोपोर्शनल ऑफ V, प्रोपोर्शनल टू ln V, और इज इट प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, क्या होगा, राइट। तो सुनना देखो, हमने ऐसा कुछ तो पढ़ा ही नहीं, तो हमने एक चीज तो पढ़ी है, जब आपसे पूछ लिया एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस, इट मीन्स आइडियल गैस के लिए अगर बात हो रही है, तो डेल्टा इसका आज ही की क्लास में आपने एक फॉर्मूला मैंने ड्राइव भी करवाया है कि NCV मोलर ln T2/T1 प्लस में NR ln V2/V1, बताइए यही था। अब इसमें और कुछ भी आप नहीं जानते, सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी, इतनी ही चीजें जानते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा हम कुछ भी ऐसा नहीं जानते जिससे आंसर हम ऐसा कुछ लेके आ पाए, इतना सही है ना। अब सुनना, तो यहाँ से एक ही बात पता चल रही है इसको देख के कि जो डेल्टा एस है ना, एक्चुअली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ln वॉल्यूम के रहेगा। इट मीन्स मैं इस पोर्शन से इसका आंसर कर सकती हूँ कि जो भी आपके पास में परफेक्ट गैस बोले तो आइडियल गैस, उसकी अगर आप डेल्टा एस पूछेंगे मेरे से, एंट्रोपी पूछेंगे, तो फिर मैं फॉर्मूला यही वाला देख के एक बात बता पाऊंगी कि जो एंट्रोपी मेरी होगी, डेल्टा एस होगा कि चेंज इन एंट्रोपी, वो एक्चुअली ln V के प्रोपोर्शनल आएगा। बोलिए भाई क्लियर है क्या, आराम से ये चीज देख के हम इससे बता सकते हैं। इट मीन्स इसका ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। बोलिए कर लेंगे ना ऐसे, आपको कोई नया सा फॉर्मूला जनरेट नहीं करना होता, जो आपके पास ऑलरेडी है वहीं से आंसर करना होता है, हो जाएगा। आगे बढ़ रही हूँ मैं, सुनना देखो। नेक्स्ट में क्वेश्चन आता है हमारे पास में विच इज फ्रॉम CSIR जून 2019 में आपसे फिर से एक चीज पूछी गई है, सुनना देखो कैसे पूछा है। यहीं के कंसेप्ट से आपसे बात पूछी थी, आपसे बोला था, क्वेश्चंस को एक बार देख लो आप क्या चीज है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो कि 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम 300 केल्विन, ठीक है, एंड 2 atm टू 600 केल्विन एंड 4 atm, द एंट्रोपी चेंज फॉर द पर्पस इज। आपसे ये चीज पूछिए, आपको एंट्रोपी चेंज निकालनी है, तो एंट्रोपी चेंज आइडियल गैस की बात आ गई तो हमें फॉर्मूला याद है, हम लिख देंगे, दैट मीन्स NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, बताइए ये लिख सकती हूँ ना।
लेकिन जब मैं ये फॉर्मूला लिखूंगी ना तो एक बात नोटिस करूंगी कि टेम्परेचर तो ठीक है लेकिन मेरे पास में वॉल्यूम तो है ही नहीं, प्रेशर्स हैं, तो फिर प्रेशर वाला फॉर्मूला लिखेंगे हम, इसको हटाएंगे और यहाँ पे भी फिर हम Cp कर देंगे इसकी जगह। और सुनना देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ से फिर मैं एक बात लिख सकती हूँ कि ये हो जाएगा NCP ln T2/T1 और माइनस का NR ln P2/P1। बताइए इस तरीके से आएगा ना कि अगर P2/P1 लिखूंगी तो माइनस आएगा डेफिनेटली। मैं इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हूँ, बोलिए भाई कर सकती हूँ ना, बताइए हो जाएगा ना इस तरीके से एक्सप्रेस। चलिए बढ़ रही हूँ मैं आगे, समझना देखो। तो इसके बाद में कुछ नहीं था, इसमें बस वैल्यूज पुट करनी थी और सॉल्व करना था। एन आपको बोल ही दिया स्टार्टिंग में कि 1 मोल है। Cp मोनोएटॉमिक के लिए Cp आपको नहीं पता, लेकिन मेरी क्लासेस में भी मैंने आपको अच्छे से एक बात सिखाई होती है कि जो Cv होता है, Cv बोले तो आपकी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मोनोएटॉमिक गैस, तो उसके लिए एक चीज़ फिक्स है कि वो 3/2 R आएगा। एकदम सही है, समझना देखो इसे नेक्स्ट में लेती हूँ। तो मैंने बोला जो आपके पास में Cv होता है मोनोएटॉमिक का वो 3/2 R निकल के आता है, राइट, इतना आता है, ठीक है। और समझना यहाँ से हमें एक बात पता होती है कि Cp माइनस Cv, तो आपके पास में NR होता है, 1 मोल है तो ये N हटा दूँ, सिर्फ R लिख दूँ। यहाँ से Cp क्या लिख सकती हूँ, R प्लस विद Cv। अब सुनना, मैंने लिखा R प्लस विद Cv क्या है, यहाँ से लिखा 3/2 R, तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है 5R/2। कभी कभी क्वेश्चन आपको ये डेटा नहीं देता, आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आपको पता हो, तो आप सिर्फ एक ये वैल्यू याद रखा करो, बाकी तो आप निकाल लेते हो। मोनोएटॉमिक की तो वैल्यू हर स्टूडेंट को ये चीज़ पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि Cv जो निकलता है फॉर मोनोएटॉमिक इट इज़ 3/2 R। बोलिए भाई क्लियर है ना ये चीज़। Cv था तो मैंने Cp निकाल लिया कि इट इज़ 5R/2, राइट। अब चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं, सुनना देखो। तो आते हैं बैक टू क्वेश्चन। यहाँ से मैंने बोला कि मेरे पास में आया है 5R/2। बोलिए भाई ये मैंने Cv की वैल्यू लिख दी। इसके बाद में ln अगर मैं लिखूंगी T2, तो T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर, इस पे आप जा रहे हो 600 पे आ रहे हो 300 से, तो मैंने लिखा ln 600/300। बोलिए क्लियर है। माइनस n मीन्स फिर से 1, R ln P2 मीन्स जो आपका आगे का टेम्परेचर है फाइनल वाला वो है 4 ATM, तो मैंने लिखा 4। इनिशियल क्या है तो लिखा 2 ATM। इतनी बात क्लियर है। अब सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट बच रहा है, वो आप अपने आप से भी कर सकते हैं कि यहाँ से इसे बोल देंगे 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया आपके पास में 2, राइट। यहाँ से भी ये हो गया आपके पास में 2, तो ये क्या आ रहा है देखना जरा। नेक्स्ट में लेते हैं इसे। नेक्स्ट में एक बात लिख सकती हूँ कि 5/2 R, यहाँ से चीज़ क्या चल रही है, ये आपके पास में डेल्टा S चल रहा है। 5/2 R ln 2 आ रहा है ये, और माइनस विद यहाँ से आ रहा है R ln 2, राइट। एक काम करते हैं, R ln 2 को बाहर कर देते हैं एज कॉमन, तो अंदर रह जाएगा 5/2 माइनस विद 1, तो अल्टीमेटली ये कितना निकल के आएगा, अल्टीमेटली ये चीज़ आपके पास में निकल के आ जाएगी। दैट मीन्स डेल्टा S इज इक्वल्स टू R ln 2, और इसको माइनस कर दो, इट मीन्स 3/2 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है इसको लिखना, ये हो गया 3/2 R ln 2। बताइए ऐसा कुछ आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इससे आप एक बार देखो ऐसा कोई ऑप्शन प्रेजेंट है क्या। तो आपके पास में पहला ही ऑप्शन यही वाला है, दैट मीन्स 3/2 R ln 2। इट मीन्स आपका ऑप्शन फर्स्ट वाज द करेक्ट आंसर। बोलिए हो जाएगा, इस तरीके से कर लेंगे। बिल्कुल अप्रोच क्लियर थी, लेकिन इसमें Cv मेंशन नहीं था, तो आपको Cv पता होगा तो आप Cp आराम से निकाल लोगे। इसमें वॉल्यूम्स नहीं थी तो प्रेशर था, प्रेशर के लिए Cp चाहिए था, तो Cv आता होगा तो Cp आ जाएगा। कर लेंगे इस तरीके से। चलिए ये आपका जून 19 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ती हूँ, अब देखना इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट में लूँ, नेक्स्ट में तो ये आपके पास में जून 2020 का क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है। देखना इसको, इसमें आपसे क्या चीज़ें पूछी हुई हैं वो समझना। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे आपसे थोड़ा सा हटके कुछ पूछा है, ठीक है, वो सुनना। देखो देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द एक्सेस मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ लिक्विड ए विद लिक्विड बी इज दिस। आपको बोल रहा है एक्सेस मोलर एंट्रोपी, नोटिस करना जरा इसे। आगे बढ़ते हैं। द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व चेंज इन एंट्रोपी अपॉन मिक्सिंग ऑफ 1 मोल, ये 1 है, 1 मोल ऑफ लिक्विड ए विद 1 मोल ऑफ लिक्विड बी इज। आपसे पूछा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व जो चेंज इन एंट्रोपी आएगा वो क्या आएगा। तो एक बात समझना, देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है कि डेल्टा एस जब आप मिक्सिंग कर रहे हो तो मैंने लिखा ये जो एक्सेस वाली आएगी कि डेल्टा एस मिक्सिंग एक्सेस विल बी इक्वल्स टू जो ऑब्जर्व्ड होगा माइनस जो आइडियल वैल्यू होगी। एक्सेस किसको बोलते हो कि ऑब्जर्व्ड क्या है और आइडियली वैल्यू होनी कितनी चाहिए थी। अगर मैं इनका माइनस करती हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास एक्सेस वैल्यू आएगी। मैंने बोला डेल्टा एस एक्सेस जो मिक्सिंग है वो कैसे निकलेगा कि डेल्टा एस जो आपकी ऑब्जर्व्ड होगी, ऑब्जर्व्ड आपको एंट्रोपी कितनी मिली है
माइनस विद आइडियल ई कितनी आनी चाहिए थी, तो मैंने लिखा डेल्टा एस आइडियल। इस तरीके से मैंने डेल्टा एस एक्सेस का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा। बताइए भाई ये चीज़ क्लियर है? बस यहीं से बातें खत्म हो रही हैं। आपसे सिर्फ इन्होंने पूछा था कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व जो चेंज है इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये निकालना है मुझे। तो मैं लिखूंगी डेल्टा एस एक्सेस में मैं प्लस में ले आऊँ इसको, प्लस विद डेल्टा एस आइडियल। अगर मैं ये कर दूंगी तो यहाँ से मुझे डेल्टा एस ऑब्जर्व्ड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डेल्टा एस ऑब्जर्व्ड मिल जाएगा, जो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। ये आपको क्वेश्चन ने दे रखा है, ये दे रखा माइनस आर एल टू, ये आपको गिवन है। एक्सेस वाला आपको गिवन है, आइडियल वाला आपको निकालना आता है। डेल्टा एस मिक्सिंग आइडियल के लिए आपको निकालना फॉर्मूला आज ही सिखाया है मिक्सिंग का, कि माइनस का आर सिग्मा एन आई एल एन एक्स आई, वो सिखा रखा है। तो ये आ गया, आपको आता ही, आपको ये क्वेश्चन ने दे रखा है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व निकालना था। तो पहले मेहनत कर लेते हैं हम ये निकालने की, फिर इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट में मैं इस चीज़ को सॉल्व कर रही हूँ, समझना। देखो मैं इसको लेती हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आपसे डेल्टा एस आइडियल पूछा है। क्या पूछा है? डेल्टा एस आइडियल पूछा है। इट इज़ माइनस ऑफ आर समीशन एन आई एल एन एक्स आई, राइट, ये चीज़ पूछी है, समझना। देखो इसके बाद में आप लिखते हैं ऐसे, माइनस ऑफ आर N1 कितना है मोल आपको गिवन होगा, देखना है एक बार इसे। तो आपको दे रखा है 1 मोल ऑफ लिक्विड है, 1 मोल ऑफ लिक्विड भी, दोनों के 1 1 मोल दे रखे हैं, तो आराम से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। और एक और बात जो हम गलती करने जा रहे हैं वो सुनना, कि आपको मोलर एंट्रोपी चेंज बोल रखा है, आपको वर्ड बोल रखा है मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। इट मीन्स यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, सुनना भाई, मैं ये नहीं लिखूंगी। मैं क्या लूंगी? यहाँ से लिखूंगी माइनस ऑफ आर समीशन एक्स आई एल एन एक्स आई। क्यों? क्योंकि मोलर बोला उसने। ठीक है, चलिए, मोलर एंट्रोपी बोला ना, मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। चलिए भाई, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूंगी। यहाँ से मैं लिखती हूँ एक्स आई बोले तो मोल फ्रैक्शन, तो वो कैसे आएगा? इसके मोल अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं, तो बोला 1 मोल है, तो ये 2 लिख सकती हूँ। एल एन, यहाँ पे भी यही आएगा मोल फ्रैक्शन 1/2, प्लस दूसरे के लिए भी यही वैल्यू आएगी। एकदम ठीक कर रही हूँ। चलिए आगे सुनिएगा। इसके बाद में यहाँ से एक बात लिख सकती हूँ कि माइनस ऑफ आर, हाफ और हाफ हो गया 1, तो एल एन ये हो गया आपके पास में हाफ, राइट। इसको कैसे शो कर सकते हैं? तो माइनस ऑफ आर माइनस एल एन 2 लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, तो ये हो गया आपके पास में माइनस माइनस प्लस आर एल एन 2। बताइए लिख सकते हो ना इस तरीके से? ये मैंने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। ये क्या वैल्यू आ गई? तो बोलेंगे ये डेल एस आइडियल की वैल्यू आ गई। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ऑब्जर्व्ड। तो ऑब्जर्व्ड कब आएगा? तो पीछे लिखा है मैंने कि ऑब्जर्व्ड आपके पास में निकल के आएगा जब आप डेल एस एक्सेस इसमें ऐड कर रहे हैं। क्या? डेल एस आइडियल। क्या ऐड कर रहे हैं? एक्सेस में आप आइडियल को ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास में चीजें खत्म हो रही हैं। बताइए भाई एक्सेस की कितनी है? कहाँ गया क्वेश्चन? ये आपको एक्सेस में कितनी दे रखी है? माइनस आर एल एन 2 दे रखी है। यहाँ आके लिखती हूँ मैं, तो एक्सेस में आपको दे रखी है माइनस ऑफ आर एल एन 2, और अभी अभी ये वैल्यू आपने निकाली है, दैट मीन्स प्लस का आर एल एन 2। आप समझना, देखो प्लस का आर एल एन 2 माइनस का आर एल एन 2, ये तो कैंसिल दिख रहे हैं। इट मीन्स अल्टीमेटली आपके पास में डेल्टा एस ऑब्जर्व्ड कितना आ रहा है? बोलेंगे ये तो 0 निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इट मीन्स आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो सिंपली आप आंसर कर सकते हो, इसका सी करेक्ट ऑप्शन था, दैट मीन्स 0। ये आपसे बहुत रिसेंट ईयर का क्वेश्चन पूछा है, दैट मीन्स CSIR दिसंबर 20 में आपसे चीज़ें पूछी हुई हैं। अब देखो यहाँ से एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इनडायरेक्टली निकलवा लिया। जहाँ पे आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे, तो उनमें डायरेक्ट पूछते थे कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग बता दो, CO2 है, NO2 है, O2 है, सपोज 3 दे दी गैसेस, बताओ भैया एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। अब वैसे ना पूछ के एक अलग तरीके से पूछ लिया, जहाँ पे आपसे आइडियल मिक्सिंग एक तरीके से वही फॉर्मूला करवाया, आपसे वही सॉल्व करवाया, लेकिन एक अलग तरीके से आपसे चीज़ें करवा ली। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए आप रेडी रहना, थोड़ा सा फॉर्मेट ही बदलता है अगर क्वेश्चन एग्जामिनर उनको मोल्ड करता है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। नेक्स्ट आपके पास में एक क्वेश्चन ये मैंने ले रखा है, गेट 2011 का क्वेश्चन है ये। इसको देखना जरा क्या पूछा जा रहा है आपसे, समझना इसे। गेट 11 का क्वेश्चन है, आपसे बोल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ आर्गन 300 केल्विन 1 बार प्रेशर पे है, 200 केल्विन 10 बार प्रेशर पे जा रहा है ये। ठीक है, आपको बोल रहे हैं एज्यूमिंग द आइडियल गैस बिहेवियर द चेंज इन एंट्रोपी इज। अब समझना, कोई अदर फॉर्मूला आप नहीं जानते, आप सिर्फ एक बात जानते हो कि जब आपके पास में टेम्परेचर प्रेशर वेरी कर रहा है, इट मीन्स फॉर्मूला कौन सा लगेगा? आप लिखेंगे NCV मोलर LN T2/T1 प्लस में NRLN V2/V1, राइट। सिर्फ ये फॉर्मूला लग सकता है और अदर फॉर्मूला हमने कोई सा भी नहीं पढ़ा है। बोलिए भाई यही चीज़ है ना? अब सुनना, बट मैम यहाँ पे
तो प्रेशर है, तो प्रेशर का फॉर्मूला भी आप जानते हो, आराम से लिख सकते हो। बताइए भाई, लिख सकते हैं ना? तो उसको चेंज करके हम प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे, तो यहाँ Cp लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे? Cp लिख देंगे, और इसे लिखेंगे माइनस ऑफ NRln P2 बाई P1। बोलिए भाई, लिख सकते हो इस तरीके से। बस अब वैल्यूज पुट करनी है, कुछ काम नहीं बचा। आप Cp, अब आप बोलोगे Cp नहीं गिवन, तो यहाँ पे अगर ये आपके पास में मोनोएटॉमिक गैस है, अभी अभी पीछे बताया मैंने, Cv इसके लिए आपके पास में कितना आता है, तो हम बोलते हैं 3r/2 आता है। Cp आप निकाल लेंगे, वो आपके पास में 5r/2 आएगा। ठीक है, तो Cp आपके पास में आ गया। ln T2 कहाँ है? तो वो रहा। T1 कहाँ है? ये रहा। P2 कहाँ है? वो रहा। P1 कहाँ है? ये रहा। सारी वैल्यूज आपके सामने है, आराम से आप इसमें पुट करके आंसर निकाल सकते थे। तो अगर आप इसका करेक्ट ऑप्शन देखोगे तो आपको आराम से इसका ए ऑप्शन करेक्ट दिखेगा। दैट मीन्स 27.57 आपको इसका करेक्ट ऑप्शन होता दिख जाएगा। बताइए भाई, कर लेंगे ना इस तरीके से? चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं तो हमारे पास में एक लास्ट एक क्वेश्चन ये वाला आता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। CSIR नेट के IT जैम को हम टारगेट करते हैं, CSIR नेट को और गेट को हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल उद्गम सीरीज में। लेकिन IT जैम में भी अगर कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा हुआ है तो क्वेश्चन को करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, कहीं से भी चीज़ सीखी जाए तो वो बुरी नहीं है। एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा था IT जैम 11 में, जो आपके कंसेप्ट को एकदम रीच करता है भाई। ठीक है, कंसेप्ट को रीच करता है, मतलब कंसेप्ट तक पहुंचता है, कंसेप्ट को जाके आपसे चीज़ें पूछता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें नहीं है। ठीक है, समझना। देखो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस इनिशियली एट 300 केल्विन एंड एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्वेश्चन को अपने आप से जरूर पढ़ना एक बार। आगे बढ़ते हैं। रिवर्सिबली आपसे पूछ रहे हैं एंड इरिवर्सिबली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm until द फाइनल प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। मैं अपनी क्लासेस में भी आपको ये चीज़ बताती हूँ कि इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर ले रखा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको P एक्सटर्नल नहीं बोला तो P फाइनल को ही आप P एक्सटर्नल मानते हो कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेंशन भी आपको अलग से भी कि फाइनल प्रेशर को आप एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वली मानेंगे, और वो कितना है? 2 atm है। आगे आपसे बोल रहे हैं कैलकुलेट डेल्टा एस सिस्टम। मैंने आज की क्लास में आपको ये बात सिखाई थी कि डेल्टा एस के जो फॉर्मूले से आप निकालते हो, डेल्टा एस का फॉर्मूला जो अप्लाई करते हो, उससे जो चीज़ें आती हैं वो सिस्टम के लिए ही आती हैं, राइट। तो आपसे बोल रहे हैं डेल्टा एस सिस्टम बता दो आप फर्स्ट के लिए भी, डेल्टा एस सिस्टम बता दो आप सेकंड के लिए भी। ठीक है, और फिर इन्हें आप एक्सप्रेस कर दो इन टर्म्स ऑफ आर। ठीक है, तो ये चीज़ थी कि आपको इनको एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ आर, बस आपसे ये पूछा गया था। स्टार्ट करूँ क्वेश्चन? अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, एक बार आप देख सकते हो क्वेश्चन, और आपने अगर क्वेश्चन पढ़ लिया है तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रही हूँ फिर। ठीक है, चलिए देखना अब नेक्स्ट में। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन में नोटिस करा करो चीज़ें। 1 मोल पहली बात नोटिस करी। आप बोल रहे हो इनिशियली आप 300 केल्विन और फिर एक प्रेशर आपको कंडीशन दे दी कि 10 atm, इससे जा रहे हैं, रिवर्सिबली जा रहे हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन करा रहे हैं, और डेल्टा सिस्टम आपसे पूछा है। मुझे बताओ, आज ही की क्लास में मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है कि जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस देखते हो, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर हम डेल्टा सिस्टम नोटिस करते हैं तो रिवर्सिबल के लिए वो 0 था। बताइए, सिखाया था ना? देखो, अगर आप भूल गए हैं तो मेरे पास वो स्लाइड भी है, आई कैन शो यू दैट। ठीक है, सुनना। देखो एक सेकेंड, आराम से हम यहाँ पे बात समझ सकते हैं। ये रही वो स्लाइड। दैट मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस में जब आप रिवर्सिबल देखते हैं तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल में डेल्टा सिस्टम कैसा था? 0 था। तो सोचना ही नहीं है, जब आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि डेल्टा सिस्टम बता दो तो वहाँ पे हम बोलेंगे 0 होगा। एक और बात यहीं पे सुन लो कि जब आपसे इरिवर्सिबल के लिए पूछेगा, क्योंकि उसने पूछा है रिवर्सिबल के लिए भी डेल्टा सिस्टम पूछा, वो तो 0 बोल देंगे इजीली, राइट। जब वो इरिवर्सिबल के लिए पूछेगा तो बोलेंगे वो ग्रेटर देन 0 आएगा, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैम कैलकुलेट कैसे करें? तो कैलकुलेट आप वही फॉर्मूले से करोगे जिससे करते आए हो, राइट। तो सुनना, देखो इसके बाद में स्टार्ट करती हूँ। इस समय आ रहे हैं हम यहाँ पे, समझना। देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके पास में ये है, ये आपसे बोला था। तो अगर आपसे बोल रहे हैं वो एडियाबैटिक प्रोसेस है और रिवर्सिबल ही है, रिवर्सिबल के लिए आपसे पूछ लिया कि डेल्टा सिस्टम बता दो, तो बिना कुछ सोचे समझे एक बात बोली जा सकती है यहाँ के कि फर्स्ट में अगर कोई मेरे से पूछेगा कि डेल्टा एस सिस्टम बताओ, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या लिखूंगी? एडियाबैटिक के लिए यहाँ लिखना फॉर एडियाबैटिक, यहाँ लिखना फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एक बात बोल सकती हूँ कि जो डेल्टा सिस्टम रहता है वो कैसा रहता है? तो यहाँ लिखेंगे वो फिर 0 रहता है। कैसा रहता है? 0 रहता है। यहाँ पे सोचना ही नहीं है, राइट। फर्स्ट तो सॉल्व, आगे समझना। अगर सेकंड के लिए आपसे पूछ लिया कि बताइए डेल्टा सिस्टम की क्या वैल्यू होगी फॉर इरिवर्सिबल, अब किसके लिए पूछा है? इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपसे पूछ लिया कि बताइए डेल्टा सिस्टम की क्या वैल्यू होगी, तो कैसे करोगे भाई? इसके लिए कोई फॉर्मूला तो मैंने लिखवाया नहीं था।
सिर्फ लिखवाया था कि ग्रेटर देन 0 होगा, तो आप कैसे सॉल्व करें समझना देखो इसके बाद में इसको। तो जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरीके से था, जो आप जनरल समझते हो ना, बस वही फॉर्मूला है कि डेल्टा सिस्टम क्या लिखते हो कि एन सी पी एन CV मोलर ln T2/T1 प्लस में NR ln V2/V1। बोलिए भाई यही फॉर्मूला है कि भाई अलग से तो हम डेल्टा सिस्टम को कुछ जानते ही नहीं है ना। अगर मैंने आपसे दो बातें बोली थी, एडियाबेटिक प्रोसेस में रिवर्सिबल के लिए तो डेल्टा सिस्टम 0 होता है, इरिवर्सिबल के लिए तो इरिवर्सिबल में बोला ग्रेटर देन 0 होता है कि 0 नहीं होता। तो फिर फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालें, तो बोला डेल्टा सिस्टम फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में आप यही फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है, जो आप बेसिक जानते होते हो ना, बस यही फॉर्मूला लगाते हो, इसी से ही आप कैलकुलेट करते हो। अब सुना देखो, इसमें आगे बात समझा रही हूँ, इसमें सुनना। तो अब दिक्कत ये आएगी जब हम n को पुट करेंगे वो तो 1 आ जाएगा, CV पुट करेंगे ठीक है वो 3/2R आ जाएगा कि फॉर मोनोएटॉमिक। जब ln पुट करेंगे T2 वो है ही नहीं, जब T1 पुट करूंगी तो T1 में क्वेश्चन में देखती हूँ कितना दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 300 केल्विन, राइट। इनिशियली ये था टेम्परेचर तो मैंने बोला 300 रहेगा, राइट। n ये लिया, r ये लिया, जब मैं ln पुट करूंगी मेरे पास V2 तो है ही नहीं, तो V2 को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से nRT2/P2 लिख सकती हूँ, और इनटू में nRT1/P1 लिख सकती हूँ। बताइए इस तरीके से कर सकती हूँ ना। अब समझना देखो इसके बाद में, अब देखना देखो, तो यहाँ से मैम जब इन चीज़ों को पुट कर देंगे कि 3/2R, यहाँ से ये ln T2 नहीं है 300 है, राइट, प्लस में R ln, ये सब कैंसिल हो जाएगा, NR से NR गया, T2 की वैल्यू आपके पास में प्रेजेंट है, T2 कितना है वो नहीं है मैम, T2 नहीं है। P1 कितना है, इनिशियल प्रेशर कितना है, तो जरा देखना क्वेश्चन में, इनिशियल प्रेशर आपको कितना दे रखा था 10 ATM, राइट, और आगे बोल रखा है एक्सटर्नल प्रेशर जो आपको लेना है P फाइनल वो है 2 ATM, राइट। तो मैं बोलूँगी इनिशियल प्रेशर मेरे पास में मेंशन है 10, तो यहाँ लिख सकती हूँ 10 अपॉन में, अगर मैं P2 की वैल्यू लिखूँ तो लिखूंगी 2, राइट, और अगर मैं T1 लिखूंगी तो वो लिखूंगी 300। बताइए इस तरीके से लिख सकती हूँ। बट मैम अब प्रॉब्लम ये है, अगर कहीं से हमें ये T2 की वैल्यू मिल जाए ना तो डेल्टा सिस्टम यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। डेल्टा सिस्टम के लिए अभी तक आपको नहीं पता था कि क्या फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ ये पता था ग्रेटर देन 0 आता है। अब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि यही फॉर्मूला लगता है, चाहे आपका एडियाबेटिक इरिवर्सिबल हो तो भी आप यही फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही रहेगी, ऑब्वियसली रहेगी, राइट। अब सुनना, तो मैम इसमें दिक्कत ये आ रही है कि T2 नहीं है, ठीक है, T2 मिल गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सुनना देखो, T2 के लिए एक थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ से आपके कंसेप्ट होते हैं रिफ्रेश। कैसे, अगर आप एडियाबेटिक प्रोसेस को जानते हो तो आप T2 भी निकाल लोगे। सुनना देखो कैसे, आपको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसमें दो अप्रोच हो सकती है, ध्यान से समझना, दो अप्रोच हो सकती है। किसी का दिमाग इस तरफ जा सकता है कि मैम यहाँ पे पॉइजन्स इक्वेशन लगा दो, क्या लगा दो, यहाँ पे पॉइजन्स इक्वेशन लगा दो मैम, सॉल्व हो जाएगा। पॉइजन्स इक्वेशन में हम आपको पढ़ाते हैं इस तरीके से कि भाई आपके पास में एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है, सपोज ये भी दे रखा है, दूसरा वेरिएबल नहीं है और ये भी आपको वैल्यू दे रखी है, तो आराम से आप इसकी वैल्यू पॉइजन्स इक्वेशन लगा के निकाल सकते हो। लेकिन वो जब लगा सकते हो जब आपके पास में एडियाबेटिक, आइडियल गैस और रिवर्सिबल प्रोसेस हो, तब लगती है वो आपकी पॉइजन्स इक्वेशन, अदरवाइज नहीं। जरा क्वेश्चन में नोटिस करना, आपको प्रोसेस क्या दे रखा है, प्रोसेस का नेम वैसे क्लियरली मेंशन है इरिवर्सिबल, आप इसके लिए काम कर रहे हो, तो इसमें आप T2 इस तरीके से नहीं निकाल सकते भाई। तो फिर क्या करें, तो दूसरा पाथवे आता है इसका कि जो जनरल एडियाबेटिक की कंडीशन होती है ना, सिर्फ फिर वो लगाओ, ठीक है। सुनना देखो, जनरल एडियाबेटिक की कंडीशन क्या होती है, तो आप बोलते हो DU इक्वल्स टू DQ प्लस DW बोला करते हैं, इसको 0 बोल सकती हूँ, यहाँ से DU माइनस ऑफ DW इक्वल्स टू 0 लिख सकती हूँ। समझना देखो इसके बाद में, यहाँ से लिख सकती हूँ DU माइनस ऑफ PdV इक्वल्स टू 0, यहाँ से लिख दूंगी DU प्लस में PdV इक्वल्स टू 0। बताइए भाई लिख सकती हूँ ना इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद समझना देखो, यहाँ से लिख सकती हूँ NCVDT, राइट, और यहाँ से लिख सकती हूँ P एक्सटर्नल तो चल ही रहा है, इसको डेल्टा V बोल दूँ, इस तरीके से इसको डेल्टा T लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, इसको डेल्टा T लिख सकती हूँ, ठीक है। इतना समझना देखो। इसके बाद यहाँ से ये तो 1 है ही, CV की वैल्यू आपके पास में 3/2R है, इसकी जगह T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, ये T2 ही तो हमें निकालना है, प्लस में P एक्सटर्नल लिखा मैंने, V2 माइनस V1 लिख सकती हूँ, लेकिन मैम V2 और V1 तो है ही नहीं मेरे पास, तो यहाँ से एक बात आप कर सकते हो, V2 की जगह लिख सकते हो NRT अपॉन में P2 और माइनस विद NRT अपॉन में P1। बताइए भाई इस तरीके से लिखा जा सकता है, आराम से आप सबकी वैल्यूज पुट करो। ये तो हो ही गया, T2 आपको चाहिए, T1 300, P एक्सटर्नल कितना है 2 ATM, ये N आपके पास 1, ये R, ये चीज़ें वैसे भी आप कॉमन ले सकते हो पूरे ब्रैकेट में से। T2 आपको निकालना है, ये P2 कितना है आपके पास में 2 ATM, राइट।
फिर आप NR फिर से कॉमन बाहर आ गया, यहाँ से बोला T1 की वैल्यू कितनी है 300, P1 कितना है आपके पास में, P1 आपके पास में 10 ATM, राइट। इन सबको पुट करो, इक्वल्स टू ये किसके आ रहा है, तो ये इक्वल्स टू में किसके जा रहे हैं, 0 के जा रहे हैं। यहाँ से आपकी थोड़ी सी मेहनत होगी T2 निकालने की, और T2 अप्रॉक्सीमेटली कुछ 204 केल्विन के अबाउट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये मिला हमें 204 केल्विन T2 इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन ने ना बहुत अच्छी अप्रोच, बहुत अच्छे कंसेप्ट को रिफ्रेश किया। यहाँ से आपको समझ में आता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला रटने से भी कुछ नहीं होता, थोड़ी सी डेप्थ पीछे की पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, तो ये आया आपके पास में टेम्परेचर दैट इज 204 केल्विन। आपको यहाँ पे 204 को पुट करना था और इस आंसर को निकालना था। आंसर अप्रॉक्सीमेटली आपके पास में ये आ जाएगा, जो हमें अल्टीमेटली डेल्टा सिस्टम चाहिए था ना, वो डेल्टा सिस्टम आपके पास में निकल के आ जाएगा कुछ 0.65 R करके, ठीक है। 0.265 R आपको डेल्टा सिस्टम मिल जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर 0.65 R आपको अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा होगा। आप समझना देखो, तो इस क्वेश्चन में ना एक्चुअली आपसे दो चीज़ें पूछी थी। डेल्टा सिस्टम दो कंडीशंस में पूछा था, एक तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एक इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, और दोनों में ही मैंने शानदार तरीके से आपको चीज़ें क्लियर करी है। कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा कर लेना, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की नीड है कि सिर्फ फॉर्मूला रटने से भी कुछ नहीं होता। IIT JAM ये ईयर था 11, इसमें क्वेश्चन ये ऐसा था जिसने अपने कंसेप्ट को ही आपके फ्रेश कर दिया, रिफ्रेश करके आपसे चीज़ें पूछ ली गई हैं। तो जब आप एक बात ध्यान रखना, जितना भी आज मैंने इस लेक्चर में करवाया है ना, वो सारा का सारा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सभी पोर्शन से, सारे पोर्शन से हर आपके एग्जाम्स में, इवन इफ इट इज़ IIT JAM, इवन इफ इट इज़ CSIR नेट, जिसको हम टारगेट करते ही हैं, ऑन प्रायोरिटी हम कर रहे हैं उद्गम सीरीज में, या फिर गेट, आप तीनों में ही देखोगे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंट्रोपी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन से आपको पता चला कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल होगा तो डेल्टा सिस्टम 0 ही होता है, और इरिवर्सिबल है तो वो नॉन जीरो है, तो फिर वैल्यू निकाले कैसे, वो मैंने सिखा दिया, राइट। चलिए, तो इन क्वेश्चंस को प्लीज एक बार अपने आप से देखिएगा, समझिएगा, इन कंसेप्ट को भी समझना, और आपको अगर ये आते थे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं आते थे तो आई होप आपके लिए ये क्लास बहुत अच्छी रही होगी। होपफुली आपको क्लास बहुत बढ़िया तरीके से समझ आई होगी, ठीक है। इस तरीके से अपने कंसेप्ट को रिफ्रेश करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि बिना रिवीजन नेट निकालना बहुत मुश्किल बात है, राइट। तो प्लीज़ रिवीजन रखिए अपना साथ साथ, कंसेप्ट को, फॉर्मूले को टाइम टू टाइम रिवाइज जरूर करा कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं मिलूंगी अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर्स में, जहां बात करूंगी और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में अभी हमने इतना ही रखा है। ये सारे आपके टॉपिक्स थे जो थर्मोडायनेमिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जहां से फ्रीक्वेंटली रिपीटेडली आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। अभी तक के लिए इतना ही रहेगा थर्मोडायनेमिक्स में। अब हम अपकमिंग नेक्स्ट चैप्टर्स में मिलेंगे, जहाँ पे मैं बात करूंगी आपके और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डिफरेंट चैप्टर्स से, ठीक है। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स इतना ही था। टिल देन आप रिवाइज करिए चीज़ों को, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।